हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास नंबर 18 है। ठीक है, ये क्लास नंबर 18 है और इस क्लास के बाद आपके 14 टॉपिक कंप्लीट हो जाने वाले हैं। जो आपके सिलेबस में 38 टॉपिक दिया है, इनमें से 14 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास के साथ। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, 1.5 घंटे की वीडियो लगभग हो सकती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट यही रहेगा, आप फ्री हों तभी आप देखें, क्योंकि बीच में आप वीडियो को छोड़ देंगे फिर से स्टार्ट करेंगे तो आपको डिस्टर्ब ना हो। अगर आप 1.5 घंटे का समय है तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में 3 नंबर माइनस हो जाने वाले हैं। आप क्लास को एंड तक देखेंगे, आपके सामने प्रश्न उठा के रख देंगे, आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। बना नहीं, आप ये भी बताएंगे कि सर ये सारे प्रश्न आपके थियरी जो आपने करवाया उन सभी में से है, ये भी आप बोल के जाएंगे। ठीक है, तो 2000 रुपये वाली क्लास आपको फ्री में दिया जाता है। इस क्लास की वैल्यू को समझें। ठीक है, इस क्लास की वैल्यू को समझें, इस मेहनत की वैल्यू को समझें, इस कंटेंट की वैल्यू को समझें। ठीक है, तो ये क्लास मिनिमम इस टॉपिक से आपके मिनिमम 3 नंबर मैक्सिमम 4 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक देखिए, नोट्स बना के चलिए भैया, मैं बोलता हूँ बार बार, नोट्स बना के चलिए। अगर आपको दिक्कत होती है, ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं देख सकते हो, तो पीडीएफ परचेस के लिए हम बोले भी हैं। पीडीएफ के लिए आप 200 फी दीजिए, जितनी भी क्लास होंगी आपको सारे का पीडीएफ मिल जाया करेगा। फी मैं चाहता तो नहीं लेता हूँ, लेकिन भैया कुछ चीज़ें हैं, अब अपने स्तर से, ठीक है, हम जो कर पा रहे हो तो कर ही रहे हैं, लेकिन पीडीएफ क्रिएट करने में जो मेहनत होती है, उस मेहनत का में जो योगदान करते हैं उनको देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि पीडीएफ का फी है। कैसे आप परचेस करेंगे, आपको ग्रुप कमेंट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद डायरेक्टली आप हमें मैसेज भी कर सकते हो कि सर पीडीएफ चाहिए, फिर आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा। ठीक है, हाइजीन ऑफ द बॉडी, मानव शरीर की स्वच्छता, जिनमें से हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया, मुंह की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, सभी प्रकार की स्वच्छता के बारे में डिटेल। और स्वच्छता में एनम या फिर नर्स की क्या कार्य दायित्व होती है, क्या भूमिका होती है, ये सब कुछ तो ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं। जो आपका रोल ऑफ एनम हेल्थ वर्कर करके था टॉपिक, उसमें से क्लियर किए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए, तैयारी आप सबसे ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं, तो आपको ये विश्वास जताना होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से आपके प्रश्न बनेंगे। शरीर की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, व्यक्तिगत आरोग्य, पर्सनल हाइजीन और मुख आरोग्य। सबसे पहले हम मुख आरोग्य मतलब ओरल हाइजीन के बारे में देखते हैं। ओरल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है भैया, ओरल हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल दांतों की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख की समग्र स्थिति को बनाए रखने और संभावित जटिलताओं को रोकने का प्रयास करता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी और जटिलताओं को रोकने के तरीकों को यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जैसे कि मुख्य गुहा की संरचना और महत्व, ध्यान देना है। मुख्य गुहा, ओरल कैविटी, ठीक है, मुख का एक महत्वपूर्ण भाग है। किसका, मुख का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें ओठ, जीभ, दांत, मसूड़े और लार ग्रंथियां शामिल होती हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना, बोलने में सहायता करना और पाचन प्रक्रिया शुरू करना है। ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको। प्रश्न कभी एग्जाम में ऐसे भी बनता है, जो आप भोजन खाते हो, जो आप भोजन ले रहे हो, ठीक है, तो भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ही। ठीक है, आपके मुंह से ही भोजन का पाचन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। और पूर्ण रूप से कहाँ संपन्न होता है, तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से संपन्न होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन आपकी छोटी आंत में होता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मुख की स्वच्छता बनाए रखने में असफल होने पर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि कौन कौन सी समस्या, जैसे कि दंतमांस, ठीक, शोध, दंतमांस शोध, जो मसूड़ों का प्रदाह, ठीक है, जिह्वा शोध, जीभ का प्रदाह, ठीक है, उसके बाद दंत क्षय, दांतों की संरचना का नष्ट होना। देखिए, ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ध्यान देना है। ये कोई लड़का है, ठीक है, ये कोई लड़का है और ये एक नर्स है। ठीक है, एक नर्स है, ये एक नर्स है, ये क्या प्रक्रिया कर रही हैं, ये इस लड़के का मुंह का एग्जामिनेशन कर रही हैं। ये लड़का आया होगा भैया, बताया होगा कि हमारे मुंह में समस्या होगी, ठीक है, मुंह में समस्या है, दांत में दर्द है, मसूड़े से खून आ रहा है, ये सब कुछ बताया होगा। ठीक है, तो नर्स ने
इनका एग्जामिनेशन देख सकते हैं, मुंह को खोलकर अच्छे तरीके से देख रही है कि क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, अब देखिए, दंत मैल का निर्माण, दांतों और मसूड़ों पर जमा गंदगी, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाले संक्रमण। ठीक है, संपूर्ण शरीर को, देखिए आपके मुंह में इन्फेक्शन हो गया, आपके दांत या फिर मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया, तो ये इन्फेक्शन पूरे शरीर को, ध्यान देना है, मुंह में जो इन्फेक्शन हुआ है, इस इन्फेक्शन से पूरे शरीर में भी इस इन्फेक्शन का संभावना हो जाता है। जैसे कि कौन कौन सा भैया, आमवात, संतिशोध, जठर शोध और वृक्क शोध आदि, ये सारी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। मुंह के माध्यम में इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे भी दिक्कतें हो सकती हैं। आमवात, संतिशोध, जठर शोध और वृक्क शोध आदि। मुख संबंधी समस्याओं के कारण, देखिए इसको समस्या किस, ये लड़का आया, ठीक है, ये लड़का आया, ठीक है, यहाँ पे तो समस्याओं का कारण, क्यों ये समस्या हुआ, क्यों आया नर्स के पास अपना मुंह दिखाने की मारे, मुख के दांत में दर्द है, हमारे मसूड़ों में ब्लड आ रहा, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे इन्होंने मुख संबंधी समस्याओं के कारण क्या क्या कारण हो सकता है। पहला कि इन्होंने दांतों की सफाई का अभाव, दांतों की सफाई में कंजूसी किया, ठीक है, आलसपन दिखाया, सुबह उठ के ब्रश ढंग से नहीं किया, तो ये सारी समस्याएं थी। ये सारी जो आलसीपन दिखाएं, तो इसी के कारण ये समस्या इनको हुआ। जैसे कि दांतों की सफाई का अभाव, जैसे कि यह दंत क्षय और मसूड़ों की सूजन का कारण बनता है। पोषण की कमी, ठीक है, विटामिन सी युक्त, ठीक है, विटामिन सी युक्त, आप सभी को पता है विटामिन सी जो मसूड़ दांतों को मजबूत रखता है, ठीक है, मसूड़ों को मजबूत रखता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, किलोसिस हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना। अनुचित देखभाल, ठीक है, अनुचित देखभाल, अचेतन या गंभीर रूप से बीमार मरीजों के मुख की सफाई न होने से संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। कोई पेशेंट है, अचेतन अवस्था में है या फिर गंभीर रूप से बीमार है, तो वहाँ पे अगर मुख की सफाई नहीं की जाएगी तो वहाँ पे भी संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर। देखिए, दांतों पर पत्थरी का निर्माण, ठीक है, और ये पत्थरी कैल्शियम श्लेष्मी परतें होती हैं। ठीक है, देखिए मुख की देखभाल के उपाय, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या इन जटिलताओं के देखभाल आप कर सकते हो। जैसे कि जटिलताओं को, मुख की देखभाल के उपाय, ठीक है, जो जटिलताएं हैं, ठीक है, जो समस्याएं हैं, अब इनकी देखभाल के उपाय क्या है। पहला भैया, दांतों की नियमित सफाई करना है, नरम ब्रश से, मेडिकेटेड ब्रश लेना है। ठीक है, सस्ता वाला ब्रश नहीं, महंगा थोड़ा पड़े लेकिन नरम रहना चाहिए। और उपयुक्त मंजन का उपयोग करें, ठीक है, मेडिकेटेड ही मंजन का यूज़ करना होता है। और देखिए ब्रश, ये भी चीज़ होता है, ब्रश ज़्यादा ओल्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ओल्ड तक नहीं यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, कभी कभी आपको भी समस्या हुई होगी, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। ठीक है, छाले जैसे अल्सर जैसा हो जाता है मुंह में, ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद छाले ही बोलते हैं। ठीक है, तो आप ओरासोल वगैरह या फिर बिकासोल कैप्सूल लेते हो, बोलते हो कि पेट की गर्मी से हो गया। नहीं, पेट की गर्मी के अलावा भी कई रीज़न होते हैं। जैसे कि जो आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल करते हो, ये बहुत दिन से पुराना है, बहुत दिनों से आप उसका चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये चेंज करना पड़ता है, लगभग 20 से 25 दिन या महीने पे आप चेंज कर दिया करें, 20 से 25 दिन पे चेंज कर दिया करें। ठीक है, अपना टूथपेस्ट है तो ये छाले जैसी समस्याएं। और पेट की गर्मी वाला जो समस्या रहता है भैया, आपने बाहर का खाया, बाहर का समोसा खाया या भी मसालेदार वाली चीज़ें खाई, अपने खान पान में थोड़ा गड़बड़ी किया, तो वहाँ पे भी आपके पाचन से संबंधित समस्याएं होगी, पाचन से संबंधित समस्याएं होगी, तो मुंह में भी छाला हो जाता है, जो आप बोलते हो पेट की गर्मी से होता है। जिसके लिए आप बिकासुल बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल लेते हो। कि बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ठीक है, तो दंत चिकित्सक से नियमित जांच, और ये इंपॉर्टेंट है कि बराबर दंत चिकित्सक से नियमित जांच, समस्याओं को बढ़ने से पहले पहचानने के लिए। ठीक है, दंत चिकित्सक को दिखाएंगे तो बता देंगे भैया कि ये सारी समस्याएं, अब इसे आप अलर्ट हो जाओ। और सूखे ओठों की देखभाल, क्रीम या प्रशामक, ठीक है, क्रीम या प्रशामक का उपयोग। दांतों, ठीक है, दांतों की पांचों सतहों की सफाई, ठीक है, पांचों सतहों का, आप बोलोगे सर 5 सतह कैसे, मतलब कोई दांत है, ठीक है, आपका ये दांत है आगे का, ठीक है, दांत है ये आपका आगे, एक ही दांत हम ले रहे हैं। जैसे इस साइड का अंदर बाहर, इस साइड का अंदर का सतह और बाहर का सतह, 2 हो गया, फिर इधर का अंदर का और ये बाहर का, ठीक है, 2 2 4, और इधर सामने का एक 5, मतलब पांचों सतह की सफाई ढंग से की जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए संक्रमण की रोकथाम, इन्फेक्शन को कैसे रोकथाम, रोगियों को मदद करें जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, ताकि इनके मुंह में इन्फेक्शन को बचाया जाए। अब नर्स के दायित्व क्या होता है, नर्स के दायित्व, हाइजीन में देखिए हाइजीन क्या रहता है। ठीक है, कभी कभी इससे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए नर्स के क्या दायित्व हैं, या फिर एक नर्स को स्वच्छता के बारे में क्यों जानना होता है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नर्स के दायित्व, मरीज की मुख की नियमित सफाई सुनिश्चित करना, उपयोग किए गए सामान को स्वच्छ रखना, गंभीर मरीजों के लिए उपयुक्त घोल तैयार करना और उनकी देखभाल करना। ठीक है, और
क्या है भैया, मरीज और उनके परिवार को मुख्य आरोग्य के समझाना। ठीक है, मरीज और उनके परिवार को, मरीज जैसे भैया अचेतन अवस्था में नहीं है, ठीक है, बेहोशी हालात में नहीं है, वो सुन सकता है, समझ सकता है, तो उसको मरीज को तो आप बताओगे ही कि मुख को स्वच्छ रखने से, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं, या फिर आप मुख को स्वच्छ नहीं रखते हो तो उससे क्या आपके लिए खतरा है स्वास्थ्य को, क्या क्या हानिकारक प्रभाव उसको देखने को मिल सकते हैं, उस सब के बारे में परिवार और मरीज दोनों को समझाना होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कोई मरीज आप ड्यूटी कर रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो एज अ एनएम, और आपको बोल दिया जाएगा कि, ठीक है, आपको बोल दिया जाएगा कि कोई पेशेंट है, सपोज दैट कोई पेशेंट है अचेतन अवस्था में है, ठीक है, बेहोशी हालात में है, या फिर तो आपका उसकी मुख की स्वच्छता के लिए बोल दिया जाएगा कि जाके इनकी मुख की स्वच्छता करना है। ठीक है, तो आप क्या से कौन कौन से सामान ले जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो सबसे पहले किडनी ट्रे लेके जाना है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें सारा, यहाँ पे देखिए ये ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश है, और ये कटोरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये गिलास दिखाई दे रहा है, ये टॉवल हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे कागज़ का लिफाफा है, ठीक है, जैसे जिस गौज से, ठीक है, अगर पेशेंट अचेतन अवस्था में है तो गौज के माध्यम से ही साफ किया जाता है, ठीक है, गौज के माध्यम से। और ध्यान देना है, पेशेंट अचेतन अवस्था में तो कभी उसके मुंह में पानी नहीं डालना होता है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो सकती है उसके लिए, उसके श्वास नली में पानी जा सकता है, इसलिए भैया पानी डालने से मना किया जाता है। ठीक है, मुंह में पानी नहीं डालना होता है। तो क्या क्या सामान है, पेपर बैग, ठीक है, पेपर बैग, ये चीज़ें पेपर बैग हो गया, ठीक है, गॉज को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर वो गॉज को इसमें रख देना है, फिर दूसरा निकालना है उस पर, फिर उसको यूज़ करने के बाद फिर इस पेपर बैग में रख देना है। ड्रा सीट के साथ मैकिनटोस बिछाने के लिए, ठीक है, उसके मुंह के सामने उसको बिछाने के लिए, ताकि बेड पे वो सारी चीज़ें ना गिरें जो आप वेस्ट चीज़ें हैं उस पर ना गिरे। ठीक है, और किडनी ट्रे जो मैंने आपको बताया, किडनी ट्रे तीसरे नंबर पे, ये किडनी ट्रे है छोटा सा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, किडनी ट्रे ऐसा बना रहता है किडनी ट्रे। ठीक है, कैसे बना रहता है, ऐसा, थोड़ा देखिए मैं बना के बताता हूँ किडनी ट्रे कैसे बना रहता है, एक बार ध्यान दिए किडनी ट्रे कैसे बना रहता है। देखिए किडनी ट्रे ऐसा ही रहता है, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही रहता है। ठीक है, हालांकि अच्छा नहीं मिल पाया, फिर से बनाता हूँ। कैसा रहता है भैया, ये हो गया, और थोड़ा सा ऐसे कर्व रहता है अवतल जैसा, ये ऐसा ही रहता है किडनी ट्रे। ठीक है, ऐसा। तो किडनी ट्रे, चेहरे की तौलिया, गुनगुने पानी का जग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक जग है, ठीक है, गुनगुने पानी का जग, ये जग है 5 नंबर पे, गुनगुने पानी का जग है। ठीक है, उसके बाद कटोरा, ये 6 नंबर पे कटोरा हो गया। और देखिए एमोलियंट, ठीक है, एमोलियंट 7 नंबर पे, देखिए कहाँ पे है एमोलियंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 7 नंबर पे होगा एमोलियंट। और यहाँ पे देखिए ब्रश और पेस्ट करें, ठीक है, 8 नंबर पे ये ब्रश और पेस्ट, ठीक है, ब्रश और पेस्ट। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट नंबर पे पेपर बैग, दूसरे पे ड्रा, ये आपका यही तो है मैकिनटोश। ठीक है, और तीसरे नंबर पर किडनी, चौथे नंबर किडनी ट्रे, चौथे नंबर पे ये आपका टॉवल हो गया, चौथे नंबर पे चेहरे की तौलिया हो गया। ठीक है, ये सारे सामान लेके जाने होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी चीज़ें वही है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी लिखा है, देखिए पोटेशियम प्रेगनेट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, पहले नंबर पे ये हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर दूध पिलाने का प्याला, ठीक है, ये प्याला हो गया दूध पिलाने का। तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा दूध के टुकड़े, मतलब थोड़ा थोड़ा दूध के टुकड़े समझ लो ना, गौज जैसा ही होता है, या रुई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रुई के छोटे छोटे टुकड़े के रूप में, ठीक है, रुई भी ले सकते हैं। और किडनी डिश, ये आपको दिखाई दे रहा है, यही तो है किडनी डिश। ठीक है, और छठे नंबर पर पानी से भरा जग, ये जग है, ये पानी से भरा जग है। ठीक है, और साफ दस्ताने होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दस्ताने। उसके बाद फेस मास्क, ये है देखिए, ये फेस मास्क है। उसके बाद धमनी संदेश, ठीक है, धमनी संदेश भी लेके जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए किस पर्पज से मुंह की स्वच्छता करने जा रहे हैं, किस पर्पज से, तो यहाँ पर्पज दिखाई दिया होगा, प्रयोजनों के बारे में देखना है। पहला क्या, मुंह मसूड़ों, दांतों और ओठों को स्वस्थ बनाए रखना। पहला क्या है, दांतों के बीच से भोजन के कणों को निकालने के लिए, खाना खाते हो दांत के जैसे स्पेस रहते हैं, थोड़ा थोड़ा, किसी किसी के ज़्यादा रहते हैं गैप, किसी किसी के कम रहते हैं। ठीक है, किसी किसी के दांत में ज़्यादा गैप हो जाते हैं, किसी किसी के दांत में कम गैप रहते हैं। ठीक है, तो ये गैप जो दिखाई दे रहा है, इस गैप में भोजन आके फंस जाते हैं। ठीक है, अगर आप इनको नहीं निकालते हो तो यहीं पे ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो गंदगी से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको साफ करने के लिए पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, भूख बढ़ाने के लिए भैया, भूख बढ़ाने के लिए भी, और खुशहाली की भावना प्रदान करना, फ्रेश रहेगा इंसान। ठीक है, और उसके बाद जब फ्रेश रहेगा तो उसको अलग ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दांतों का मैल हटाने के लिए, ठीक है, मौखिक ऊतकों के घावों और संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर्पज से जाते हैं। और देखिए नेक्स्ट लाइन में है कि मुंह से दुर्गंध और स्वाद के कारणों से होने वाली परेशानी से राहत दिलाने के लिए, मसूड़ों की सूजन और संक्रमण को रोकने के लिए, श्लेष्म झिल्ली को सूखने से रोकने के लिए, और सोरडेस को रोकने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप अल्सरेशन होता है।
ये सारे पर्पज़ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट और भी है, ओठों और मौखिक गुहा की अछूतता और स्वस्थ को बनाए रखने के लिए। आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ऐसे प्रश्न बनेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। निम्नलिखित में से मौखिक स्वच्छता क्यों किया जाता है? तो ये सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है। दांतों के बीच से भोजन के कणों को निकालने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, खुशहाली की भावना न प्रदान करने के लिए, ठीक है। फिर एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको फिर वहाँ पे राइट आंसर करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इसकी मैं बोलता हूँ, पहले देखिए, कुछ जटिलताएं होते हैं जो स्थानीय जटिलताएं हैं, जैसे कि मुंह से दुर्गंध आना, ठीक है, पाया मुंह फोड़ा या पढ़ लेना। उसके बाद समान जटिलताएं, श्वसन निमोनिया, ठीक है, जोड़ों का रोग, अमाव देखिए आमवाती हृदय, भूख में कमी, ये नॉर्मल जटिलताएं हैं। ये पेशेंट अचेतन अवस्था में है, ठीक है, अचेतन अवस्था में है तो सबसे पहले पेशेंट को एक उसके अनुसार, सुविधा के अनुसार उसके एक पोजीशन देना है, फिर उसके मुख को ऐसे कर्व कर देना है, ठीक है, ऐसे एक तरफ करवट कर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको किडनी ट्रे, ये जो दिखाई दे रहा है किडनी ट्रे रखना है। गॉज की मदद से, गॉज की मदद से आप उसको मुख को थोड़ा खोलेंगे, फिर गॉज की मदद से अंदर बाहर दांतों को, मसूड़ों को अच्छी तरीके से साफ करेंगे। फिर ये गॉज गंदा हो गया तो इसको निकाल कर पेपर बैग जो रखे रहेंगे, ठीक है, जो पेपर बैग रहेगा इस पेपर बैग में रख देंगे। फिर दूसरा गॉज लेंगे, फिर दूसरे गॉज से फिर सफाई करना। एक साइड इधर का साइड जैसे आपने दाहिने की तरफ साफ किया, ठीक है, फिर आप गॉज को बदल देना है, फिर दूसरा गॉज उठाना है, फिर बाएं तरफ साफ करना है, फिर बाएं तरफ साफ करने के बाद फिर गोश्त को इसमें डाल देना है, दूसरा गोश्त लेना है। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ साफ किया, फिर गोश्त बदल देना है, फिर नीचे की साइड को साफ करना है, फिर गोश्त बदल देना होता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस रहता है। देखिए, प्रक्रिया चरण सचेतन के लिए जैसे ब्रश के माध्यम से कैसे आप इन सब चीज़ों को करते हैं जो सचेतन अवस्था में है, ठीक है, जो बेहोशी हालात में नहीं है, सचेतन अवस्था में, समझ रहे हो ना। देखिए पहले पॉइंट पे क्या है, ब्रश को सामने वाले दांतों की सतह पर 45 डिग्री कोण पर रखें। उसके बाद ब्रश के दांत और मसूड़े की दोनों पक्तियों से संपर्क करना। अब देखिए, जो मसूड़ा रहता है, ठीक है, मसूड़े पे भी ब्रश होना चाहिए, दांत पे भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मसूड़े से स्टार्ट होता है, मसूड़े पे पहले आपको रखना है, फिर दांतों पे आना है, क्योंकि सफाई हमेशा जहाँ पे ज़्यादा स्वच्छ रहता है वहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद जहाँ पे कम स्वच्छ है वहाँ तक किया जाता है। ये प्रोसेस होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बनता है। तो मसूड़ों पे स्टार्ट करना है, मसूड़ों पे करने के बाद फिर दांतों पे आना है, ठीक है। अब देखिए, ब्रश को छोटी हिलती हुई गोलाकार गति में घुमाएं। कैसे घुमाएं? छोटी हिलती हुई गोलाकार गति में। कैसे कि, जैसे कि देखिए ऐसे, ये ब्रश रखा है, पोजीशन ब्रश का आप देखो ना, तो ब्रश का पोजीशन है। कभी कभी लोग ऐसे एकदम ब्रश एकदम ऐसे ऐसे करते, नहीं, इसको कैसे करना है, इसको छोटी हल्की गोलाकार में ऐसे 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 छोटा सा हल्का गोलाकार वाला शेप देके ऐसे ब्रश को किया जाता है, ताकि मसूड़े और दांतों पे अच्छी तरीके से आपका सफाई हो सके। अब देखिए, तीसरे वाले पॉइंट पे दिखाई दे रहा है आपको क्या, तीसरा नंबर पॉइंट पे यहाँ पे देखिएगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे है क्या भैया, एक सेकंड। तीसरे नंबर पॉइंट पे दिया है कि ब्रश को थोड़ा आगे पीछे चलाकर पिछले दांतों की अंदरूनी सतह को साफ करें। ये देखिए, अंदरूनी सतह पे, ये दांत है ना, दांत है, इसके अंदरूनी सतह पे यहाँ पे ब्रश का पोजीशन है, तो ये भी अंदरूनी सतह को साफ करना होता है, ठीक है। अब देखिए, चौथे पॉइंट पे यहाँ पे क्या दिया है, चौथे पॉइंट पे भी दिया है क्या, ब्रश को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है, ब्रश को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब आप साफ करेंगे, ये ऊपर की ओर है, तो इसको ऊर्ध्वाधर की दिशा में झुकाकर छोटे छोटे ऊपर नीचे स्ट्रोक लगाकर ऊपरी सामने के दांतों की अंदरूनी सतह को साफ करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवें नंबर पे, ब्रश को ऊर्ध्वाधर, देखिए वर्टिकल पे पोजीशन पे देना है। अब सामने वाले दांत को अंदर की सतह साफ करना है। ब्रश को ऊर्ध्वाधर दिशा में झुकाकर छोटे ऊपर नीचे स्ट्रोक लगाकर आमने सामने के निचले दांतों की अंदरूनी सतह को साफ करें। ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में मैंने थियरी पढ़ लिया, अब प्रश्न जो बनेंगे तो कैसे आप बना पाओगे, जैसे इतना सारा आपने पढ़ा, ठीक है, इतना सारा पढ़ा, कैसे बना पाओगे। जैसे कि ये देखिए, मैं तो ऐसे एग्जाम में बनेगा, निम्नलिखित में से, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, निम्नलिखित में से मुख्य गुहा की संरचना और महत्व क्या है, तो ऐसे करके बनेगा। फिर 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, या फिर ऐसे पूछ लेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय संक्रमण है, तो ये सारा दे देगा। तो इन सारे हेडिंग को आपको ध्यान रखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है। और ऐसे ही पूछ लेगा, बताइए मुख्य संबंधी समस्याओं के कारणों में से एक है, ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित में मुख्य संबंधी समस्याओं के कारणों में से एक है, कौन सा है एक। तो पहला दे देगा पोषण की कमी, दूसरा दे देगा अनुचित देखभाल, तीसरा दे देगा दांतों की सफाई का अभाव, और चौथा दे देगा इनमें से सभी। तो ये सारे हैं, तो इनमें से सभी करके आना है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इन्हीं में से, कोई बाहर कोई से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो आपने थियरी देख लिया, ठीक है, ऊपर हमने जो अभी तक पढ़ा है ये थियरी देख लिया। अब हम एमसीक्यू पे आते हैं, ठीक है। एमसीक्यू आपको बनाना है, ठीक है। ये एमसीक्यू बनाना है भैया। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा, दांतों की पथरी कैसे बनती है, बताइए।
भोजन की कैल्शियम से फिर या दांतों पर जमी हुई मैल के कैल्सीकृत होने से या फिर मसूड़ों की सूजन से या फिर अधिक ब्रशिंग करने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊपर हमने थियरी में देखा था, ठीक है। दांतों पर जमा श्लेष्मी परत कठोर होकर कैल्सीकृत पत्थरी का निर्माण करती है। दांतों पर जमा श्लेष्मी परत कठोर होकर कैल्सीकृत पत्थरी का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर सेकंड बनाना है। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है भैया? प्रश्न नंबर सेकंड पूछा है, दिखाई दे रहा होगा आपको प्रश्न नंबर सेकंड। यहाँ पे प्रश्न नंबर सेकंड दिखाई दे रहा होगा। इसमें पूछा है कि मसूड़ों में रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? मसूड़ों में रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन दे रखा है, ए कठोर ब्रश का उपयोग, ऑप्शन बी है विटामिन सी की कमी, ऑप्शन सी है संक्रमण। तो हमने ऊपर थियरी में देखा है भैया, ये सभी इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड आपको बनाना है। प्रश्न नंबर थर्ड क्या पूछा है कि मुख के कोड़ों पर वर्णन, ठीक है, मुख के कोड़ों पर वर्णन का कारण क्या है? क्या हो सकता है बताइए? निम्नलिखित में से कौन से मुख के कोड़ों पर वर्णन का कारण है? बताइए कौन सा है? ऑप्शन से विटामिन डी की कमी, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन की कमी, सी विटामिन बी12 की अधिकता, या फिर डी प्रोटीन की अधिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इलोसिस राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 की कमी से होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, जो व्याख्या दिया रहता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखना है, अचेतन मरीज की मुख की सफाई में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? अगर पेशेंट अचेतन अवस्था में है, आप मुख की स्वच्छता करने गए हो, मुख की सफाई करने गए हो, तो आपको सबसे पहले सावधानी यही रखना होता है कि भैया आप पानी का उपयोग ना करें। ऊपर थियरी में हमने बताया था, ठीक है, पानी का उपयोग नहीं करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, मुख संक्रमण के कारण निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली प्रभावित हो सकती है? बताइए मुख संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रभावित हो सकती है? ऑप्शन ए हृदय प्रणाली, पाचन प्रणाली, गुर्दा प्रणाली, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ठीक है। निष्कर्ष देखिए, हमने जो पढ़ा उसका क्या निष्कर्ष निकला? उसका निष्कर्ष ये निकला है कि मुख आरोग्य का महत्व केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक आत्मविश्वास और संपूर्ण जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। नियमित सफाई और सही देखभाल से इन जटिलताओं से बचा जा सकता है, ये निष्कर्ष निकला, ठीक है। ये सारा हम बता ही दिए हैं आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में होगा, देखिए बेड बाथ, ठीक है, बिस्तर स्नान। बिस्तर स्नान, अब पहले एक चीज़ मुझे बताइए, स्नान आपको समझ में आया? स्नान क्यों करते हो आप? एक देखिए प्राथमिक ज़रूरत क्या होती है स्नान की, ये आप बताइए, ठीक है। प्राथमिक फ़ायदे या प्राथमिक ज़रूरत स्नान क्यों? तो आप बताओगे कि सर शरीर की स्वच्छता नहीं, शरीर की त्वचा की स्वच्छता आप बोलोगे, ठीक है। शरीर की त्वचा, त्वचा पूरे शरीर पे ही रहता है ना त्वचा, तो इस त्वचा की सफाई करने के लिए ही हम रेगुलर स्नान करते हैं, डेली स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है शरीर का वेस्ट मटेरियल जो है त्वचा के माध्यम से भी बाहर आता है, त्वचा के माध्यम से भी बाहर आता है। और जो पोषक रहते हैं, त्वचा को जिस पोषण की ज़रूरत होती है वो भी बाहर से भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो उसको ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको पता ही है पूरे शरीर में त्वचा है, पूरे शरीर में त्वचा है, और त्वचा में रोम के माध्यम से, रोम के द्वारा एक छिद्र, मतलब छिद्र होते हैं, जितने रोम उतने छिद्र होते हैं। अगर आप इस शरीर की स्वच्छता को ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो बाहर के धूल कण हैं इस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और जो छोटे छोटे छिद्र हैं इसी छिद्रों में ढक जाएंगे और इस पे जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे से छिद्र पूरी तरीके से ढक जाएगा। जब छिद्र ढक जाएगा तो भैया जो शरीर के अंदर के मटेरियल हैं या त्वचा के अंदर के वेस्ट मटेरियल हैं ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। या फिर जो शरीर की प्रोटीन वाली चीज़ें चाहिए वो छिद्र के माध्यम से नहीं त्वचा को पहुँच पाएगा, ठीक है। छिद्र पे जो त्वचा है, प्रोटीन अगर बाहर से उसको ज़रूरत है, जब ये छिद्र ही ढक जाएगा, गंदगी इस पे जमा हो जाएगी, उसको मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है, पोषण मिल ही नहीं पाएगा त्वचा को, तो क्या करेगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन कर देगा। या फिर त्वचा की वेस्ट चीज़ें जो है बाहर नहीं निकल पाएंगी तो धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाएगा त्वचा में, तो वही इन्फेक्शन बड़ा हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शन का नाम आप सुना होगा, ये भी ज़्यादा डस्ट चीज़ें, जैसे ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे न तो हवा, ठीक है, न तो टेम्परेचर नॉर्मल रह पाता है, ना तो हवा मिल पाता है, और ना तो उसको सही से सफाई हो पाती है, तो वहाँ पे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। तो शरीर का कॉमन आप ध्यान देना, शरीर पे आप स्नान करवाते हो तो इसका सबसे प्राथमिक यही है कि आपके शरीर की त्वचा को साफ रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य यह हुआ, प्राथमिक उद्देश्य यही हुआ, कहने का मतलब ये प्राथमिक उद्देश्य क्या हुआ, यही हुआ कि शरीर की त्वचा को साफ करने के लिए ही स्नान करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए बिस्तर स्नान, अब आप पढ़ेंगे बिस्तर स्नान। बिस्तर स्नान क्या है भैया? बिस्तर स्नान एक संज्ञाग्रस्त मतलब बेड पे लेटा हुआ मरीज की देखभाल में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह न केवल स्वच्छता सुनिश्चित करता है बल्कि मरीज की स्वच्छता, मरीज की त्वचा, ठीक है, त्वचा
ब्लड सर्कुलेशन और आराम के लिए भी आवश्यक है। इस प्रक्रिया में मरीज को बिस्तर पर ही नहलाया जाता है। यह उन मरीजों के लिए किया जाता है जो किसी बीमारी, चोट या शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं स्नान करने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, इसलिए बेड बाथ कराया जाता है। अच्छा देखिए, कभी कभी आपने भी फील किया होगा, लेकिन स्नान से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। स्वच्छता तो आपको, शरीर की स्वच्छता तो होती ही होती है, प्लस मानसिक रूप से आप बहुत अच्छा फील करते हैं। ठीक है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कैसे, मैं उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ। जैसे कि अभी आप पेपर देने गए हो, ठीक है, अपने अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में पेपर देने गए हो, सपोज दैट प्रयागराज, ठीक है, ये प्रयागराज है और ये लखनऊ है। ठीक है, ये लखनऊ है, ये लखनऊ है, और आप एग्ज़ाम देने यहाँ लखनऊ में गए हैं। ठीक है, तो ट्रेन के सफ़र में फिर वहाँ पे भीड़ पे आप ट्रेन के सफ़र करते टाइम, फिर वहाँ पे भीड़ पे चलते टाइम, एग्ज़ाम हॉल में जाने के टाइम बहुत सारे गंदगी, बहुत सारे डस्ट आपके त्वचा पे चिपक जाते हैं। फिर आप जैसे ही पेपर दे के आते हो तो सबसे पहले आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि यार फ्रेश हो जाएं, फिर आगे की चीज़ें करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डस्ट आपकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, तो आपको खुद ही एक अलग चीज़ें होता है कि यार अब फ्रेश होना ज़रूरी है। अगर फ्रेश नहीं होते हैं, स्नान नहीं करते हैं, तो बहुत हमें दिक्कतें हो सकती है और अजीब सा लगने लगता है। और वहीं पे जैसे ही आपने स्नान किया, तब आपको क्या रिलैक्स, आप रिलैक्स बहुत ही, मतलब कि अच्छा सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ जाती है। आप अलग ही आनंद में आ जाते हैं कि भैया स्नान कर लिए, बहुत हल्का लग रहा है, अब सर भारी भारी नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ये चीज़ महसूस होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब देखिए आगे यहाँ पे बाकी डिटेल में हम पढ़ ही रहे हैं। मैं कोशिश किया हूँ उदाहरण के तौर पे समझाने का, पूरी कोशिश करता हूँ कि एक अपने सरल से सरल देसी भाषा में आपको समझा पाऊँ। ठीक है, बाकी तो किताबी नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं। अब देखिए बिस्तर स्नान का महत्व, बिस्तर स्नान का महत्व क्या है? स्वच्छता बनाए रखना, या शरीर से गंदगी, पसीने और मृत त्वचा को हटाकर बैक्टीरिया व संक्रमण का खतरा कम करना। वही तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, स्वच्छता बनाए रखना या शरीर से गंदगी, पसीने और मृत त्वचा को हटाकर बैक्टीरिया व संक्रमण का खतरा कम करता है। ठीक है, आराम और ताजगी, ठीक है, आराम और ताजगी प्रदान करना। स्नान मरीज को मानसिक, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, आपके शरीर की स्वच्छता तो होती ही होती है, प्लस मानसिक और शारीरिक रूप से आपको ताजगी का अनुभव कराता है। ठीक है, बिस्तर बड़ों की रोकथाम, ठीक है, बिस्तर बड़ों की रोकथाम। लंबे समय तक, अगर कोई मरीज लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा रहता है, ठीक है, और उनके त्वचा के घाव बनने का खतरा रहता है। अगर कोई मरीज लंबे समय तक बिस्तर पर एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, तो उसके शरीर के त्वचा पे घाव बनने का खतरा रहता है। इसलिए बिस्तर स्नान के दौरान त्वचा की अच्छी तरह सफाई और निरीक्षण से इसे रोका जा सकता है। ठीक है, देखिए अब देखिए चौथे नंबर पॉइंट पे क्या है भैया? चौथे नंबर पॉइंट पे है कि परिसंचरण को बढ़ावा देना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देना। स्नान के दौरान शरीर की मालिश रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाती है। अब देखिए पांचवें पॉइंट पे है मरीज और नर्स के संबंध को मजबूत करना। यह प्रक्रिया नर्स को मरीज के साथ एक मजबूत और विश्वासपूर्ण संबंध बनाने का अवसर देती है। ठीक है, अब देखिए व्यायाम का अवसर, अगर स्नान के दौरान मरीज के शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने, उसके पैर को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, उसको एक करवट से दूसरे करवट की पोजीशन में रख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाती है मरीज के शरीर को। ठीक है, जिसमें मांसपेशियों में जकड़न कम हो जाती है, जो जकड़न होती है, ठीक है, जकड़ जाता है ना एक ही जगह पे लेटे लेटे, तो वो भी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए बिस्तर स्नान की प्रक्रिया। अब देखिए सबसे पहले अगर कोई मरीज, ठीक है, अगर कोई मरीज अचेतन अवस्था में है, आप उसको बिस्तर स्नान करवाने जा रहे हो, अचेतन अवस्था में है, तो भैया आप उसको प्रक्रिया तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन उसके आसपास उसके साथ में बैठे लोगों को बता पाओगे कि हम मरीज के साथ ये करने वाले हैं, मरीज को स्नान करवाने जा रहे हैं। क्यों करवाने जा रहे हैं? क्योंकि इससे मरीज को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे एक ही जगह पे, एक ही करवट पे, एक ही साइड पे लेटे लेटे त्वचा में घाव जैसी भी समस्याएं होंगी उसका निरीक्षण भी हो जाएगा, या मरीज की जो करंट टाइम में स्थिति है उसका भी अवलोकन हम कर लेंगे। ठीक है, जो समस्याएं रहेंगे उसको हम रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। रिकॉर्ड में दर्ज करने के बाद अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम डॉक्टर को बताएंगे कि मरीज़ के शरीर पे ये सारी चीज़ें हो रही है, मरीज़ की स्थिति ऐसे है, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो आप मरीज़ के पड़ोसी या रिश्तेदार जो साथ में रहेंगे उनको बताएंगे। अगर अचेतन अवस्था में है तब, अगर वो मरीज़ सचेतन अवस्था में है, अचेतन अवस्था में नहीं है, बेहोशी हालात में नहीं है, तो आप डायरेक्टली मरीज़ को भी समझाएंगे कि भैया हम आपको स्नान कराने जा रहे हैं, स्नान के फ़ायदे ये हैं। ठीक है, सब कुछ समझा देंगे और बिल्कुल आपकी हम गोपनीयता को बना के रखेंगे, बिल्कुल, ताकि मरीज़ असहज ना महसूस करे। ठीक है, मरीज़ असहज महसूस ना करे, इसलिए सबसे पहले उसको प्रोसेस समझाने का प्रयास रहता है। अब देखिए बिस्तर स्नान की प्रक्रियाएं, तैयारी, ठीक है, मरीज़ की तैयारी, वही चीज़ है, मरीज़ की तैयारी में क्या है? मरीज़ को प्रक्रिया समझाएं और विश्वास दिलाएं कि भैया हम आपकी गोपनीयता को बना के रखेंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मरीज़ के वस्त्र और चादरें व्यवस्थित रूप से हटाएं, सिस्टमेटिक तरीके से हटाएं। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे इधर से उठा लिया,
जैसे मरीज़ के आपको बिस्तर हटाना है, ठीक है? मरीज़ के ऊपर से जो चादर पड़ी है उसको हटाना है, फिर तकिया को हटाना है, सारा कुछ हटाना है। तो ऐसे नहीं बिल्कुल देखिए आप इस व्यवस्थित बोला है कि बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पहले ऊपर का चादर, फिर उसके बाद साइड पीछे जो तकिया सर पे तकिया रखा है उसको हटाना है, फिर उसके बाद मरीज़ को एक करवट साइड पे कर देना है बगल में बेड पे, फिर इधर का चादर हटा देना है, फिर उधर का चादर हटाना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। वो सब कुछ हम आगे जब पढ़ेंगे बेड मेकिंग में तब बताएंगे, ठीक है? बिस्तर बनाना जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम बताएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे जो जरूरी चीज़ें हैं वही आप पढ़ो, ठीक है? ज़्यादा हमने यहाँ पे बताएंगे, ठीक है? मरीज़ के वस्त्र और चादरों को व्यवस्थित रूप से हटाएं। मरीज़ को बाथ ब्लैंकेट से ढक दें, बाथ ब्लैंकेट होता है उससे ढक दें ताकि वह असहज ना हो, ठीक है? बिल्कुल कपड़ा नहीं हटा देना है एकदम, बाथ ब्लैंकेट से भी ढकना है ताकि वो असहज ना हो। मरीज़ को एक आरामदायक रिकवरी पोजीशन में दें, ठीक है? आरामदायक स्थिति में दें, लिटाएँ, आरामदायक जिसमें वो आराम महसूस कर सके, ठीक है? उस स्थिति में लिटाएँ। अब कमरे की तैयारी भैया, आप नहाने को जिस कमरे में मरीज़ है उस कमरे का तापमान मरीज़ की सुविधा के अनुसार रखें, टेम्परेचर उसकी मरीज़ की सुविधा के अनुसार रखें। ये नहीं कि ज़्यादा ठंडा हो, एसी चल रहा हो या फिर ज़्यादा गर्मी हो, नहीं, अनुकूल जो उसके शरीर के लिए अनुकूल हो वो टेम्परेचर होना चाहिए। हवा के झोंकों से बचाव, ये नहीं कि खिड़की खुली हो और हवा का झोंका आ रहा हो तो भैया मरीज़ और ठंडा लग जाएगा ना, ठंडी नहलाने जा रहे हो, ठीक है? बाथ वेट करवाने जा रहे हो, पानी से चीज़ें और करेंगे तो वहाँ पे और उसको ठंड लग सकती है, ठीक है? और गोपनीयता के लिए पर्दा या स्क्रीन लगाएँ, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि गोपनीयता को सबसे पहले गोपनीयता का ध्यान ही रखना है। जैसे कोई मरीज़ है, ये मरीज़ का बेड है, ठीक है? ये मरीज़ का बेड है, सपोज़ दैट ये मरीज़ का बेड है, ठीक है? मरीज़ का बेड है तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है? चद्दर या पर्दा लगा सकते हैं, ठीक है? और ये अपनी ऊँचाई से ऊपर होना चाहिए, ठीक है? आपकी जो हाइट है उसके बराबर या उससे ऊँचा होना चाहिए, ठीक है? इतना तो करना ही चाहिए, ठीक है? गोपनीयता के लिए पर्दा या स्क्रीन लगाएँ, ठीक है? अब देखिए आवश्यक सामग्री एकत्र करें। अब जो सामग्री है उसको एकत्र करना है, एक ही साथ में लेके जाना है। ये नहीं कि मरीज़ को आप नहला रहे हो फिर पता चले कि यार हमने तो वाश क्लॉथ या फिर तौलिया भूल गए, साबुन लेके आए हो, पानी लेके आए हो, ठीक है? लेकिन पता चला कि मरीज़ को नहलाते टाइम आधा प्रोसेस किया, फिर आपको लगेगा कि यार हमने कोई ये सामान हमारा छूट गया है, फिर आप चले जाओ मरीज़ को छोड़कर वैसे ही। ऐसा नहीं करना है, सभी सामान को एकत्र करके एक ही साथ में ले जाना है, ठीक है? जैसे कि कौन-कौन सा सामान हुआ भैया? साबुन, वाश क्लॉथ, तौलिया, बाथ बेसिन, गर्म पानी, ठीक है? मेथिलेटेड स्प्रेड पाउडर, नेल कटर, स्वच्छ कपड़े, गंदे कपड़ों के लिए बाल्टी या फिर लॉन्ड्री बैग तैयार करिए। सारे सामान एक ही साथ में लेके जाना है। ये नहीं कि एक बार में साबुन लेके आओ, मरीज़ को आधा कपड़े उतार दो, ठीक है? कपड़े उतार दो और पहले पैर की सफाई कर रहे हो, पैर धुलने जा रहे हो, पानी से आपने धुला, फिर आपको लगेगा कि यार हमने तो हम साबुन लाना भूल ही गए, फिर आप जाओ वहाँ पे मरीज़ को छोड़ के साबुन लाने, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, साबुन, वाश क्लॉथ, तौलिया हर एक सामान को साथ में एक ही बार में, बार-बार आप मरीज़ को छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिए तो मरीज़ को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हो, ठीक हो? और इसमें डिले भी नहीं करना होगी कि प्रक्रिया बहुत, आपको बेड करवाना है 5 मिनट का तो आप बेड बात करवाना है 5 मिनट में और आप ये प्रोसेस कर रहे हो पूरा 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे लगा दे रहे हो, नहीं, जितना हो सके उतना जल्दी करना होता है, ठीक है? ताकि मरीज को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखिए प्रक्रिया, प्रक्रिया क्या है? हाथ धोना, स्वच्छता को सुनिश्चित करना, प्रक्रिया शुरू करने से पहले और बाद में हाथ धोएं। प्रक्रिया प्रोसेस जो आप बेड बाथ करवाने जा रहे हो उससे पहले आपको हाथ धोना है और बेड बाथ करवाने के बाद आपको हाथ धोना है, ठीक है? सभी सामग्री स्वच्छ और व्यवस्थित हो, ठीक है? अब देखिए सफाई का क्रम, देखिए जो आप स्वच्छता करने जा रहे हैं, ठीक है? सफाई, मरीज की शरीर की स्वच्छता, अब मरीज की सफाई करने जा रहे हैं, शरीर की सफाई करने जा रहे हैं तो शरीर के स्वच्छतम भाग से, ऊपर ही मैंने बता दिया था कि सबसे पहले स्वच्छतम भाग से सफाई शुरू करें और कम स्वच्छ हिस्सों की ओर बढ़ें। जैसे कि पहले चेहरा और गर्दन में वाश क्लॉथ को गीला करें, इसके उंगली विहीन दस्ताने का रूप दें, ठीक है? उंगली विहीन दस्ताने का रूप दें। सीक्वेंस में करना होता है, ठीक है? जहाँ पे ज़्यादा स्वच्छ है, जहाँ पे ज़्यादा स्वच्छ है वहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पे ज़्यादा स्वच्छ है वहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे कम स्वच्छता है वहाँ पे ले के जाना होता है, ठीक है? अब देखिए चेहरे, कान और गर्दन की सफाई करें, चेहरे और कान, गर्दन की सफाई करें, साबुन का उपयोग सावधानीपूर्वक करें और बाद में साफ पानी से धोकर तौलिए से पोंछ लें। क्या? चेहरा और गर्दन की बात हो रही है, ठीक है? अब देखिए अभी हमने यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे शुरू किए थे, चेहरा और गर्दन की सफाई करने के बाद अब हम पहुँचते हैं कहाँ भैया? बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। अब हम चलेंगे भुजाएँ और बगल, जो हाथ की भुजाएँ हैं, ठीक है? बगलें, काफ़ी जिसको बोलते हैं, प्रत्येक भुजा को सहारा देते हुए, ठीक है? जैसे आप उसके भुजा को अपने कंधे पे भी रख सकते हो ना, आपको उसके भुजा को अपने कंधे पे रख सकते हो, ठीक है? और प्रत्येक भुजा को सहारा देते हुए साबुन से साफ करें। विशेष ध्यान दें कि बगलों की सफाई पर दें, विशेष ध्यान बगलों की सफाई पर दें, क्योंकि भैया वहाँ पे मतलब कि काँख की बात हो रही है, काँख पे विशेष ध्यान होता है, वहाँ पे ज़्यादा गंदगी जमा होती है, ठीक है? अब देखिए भुजाओं की मालिश करके प्रेशर बढ़ाएँ। अब जब आपने भुजाओं को साफ कर लिया तो उसको अपने हाथ से थोड़ा बहुत मालिश करके सर्कुलेशन को बढ़ाएँ, ठीक है? वक्ष और उदर, अब आपको वक्ष और उदर एरिया में आना है, चेस्ट एंड एब्डोमेन पे आना है।
वक्ष और उदर को क्रम से साफ करें। स्तनों के नीचे की त्वचा और त्वचा की तहों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है। अब देखिए, अब टांगे पे आना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आ रहे हैं। अब टांग पे आएंगे, प्रत्येक टांग को सहारा देते हुए साफ करें। अंगुलियों और नाखूनों की सफाई का ध्यान रखें। ठीक है। अगर नाखून बड़े हैं तो उसको नेल कटर के माध्यम से काट दें। ठीक है। जगन और मूलाधार क्षेत्र, अब देखिए जगन और मूलाधार क्षेत्र को साफ करना है तो फिर यहाँ पे इस भाग को विशेष रूप से ध्यान से साफ करें। मरीज को जितना संभव हो प्रक्रिया में भाग लेने दें। अगर मरीज बोल रहा है कि नहीं यहाँ पे हम, देखिए भैया अचेतन अवस्था में है तो वहाँ पे वो चीज़ें आप मरीज को बता ही नहीं सकते और ना तो मरीज सुन सकता है। अगर चेतना है, सचेतन अवस्था में है तो अगर मरीज बोलता है कि नहीं यहाँ पे हम अपने हाथ से चीज़ें कर सकते हैं तो उसको करने दें। ये नहीं कि उसको डांटने से बहस करने की तुम नहीं हम ही करेंगे, तो ऐसा नहीं करना होता है। नर्स को सावधानीपूर्वक और संवेदनशीलता से काम करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बनता है, बताइए निम्नलिखित में से, ऐसे प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से बेड बाथ करवाने में सबसे पहले की प्रक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन दे देगा हाथ धोना। ठीक है। और उसके बाद चेहरा और गर्दन को साफ करना। फिर उसके बाद दे देगा आ, आ, पेट को साफ करना। ठीक है। टांग को साफ करना। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, हाथ को धोना होता है। ठीक है। हाथ को धोना, ऐसे इसी में थियरी में से प्रश्न बनाएगा, इसी बार नहीं बनाएगा। फिर बताएगा सिस्टमेटिक तरीके से देगा। आप मरीज को बेड बाथ करवाने जा रहे हैं तो सिस्टमेटिक निम्नलिखित में कौन सा क्रम से स्वच्छता करेंगे, कौन सा क्रम का स्वच्छता ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले शरीर और गर्दन, जो ये क्रम मैंने अभी ऊपर बताया, सबसे पहले क्या करना है, चेहरे और गर्दन को। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना भैया, पूरा चेहरा और गर्दन को, फिर उसके बाद भुजाएं और बगलें के, फिर उसके बाद वक्ष और उदर को, ये सारे सिस्टमेटिक तरीके से। फिर टांग पे आएंगे, फिर जगन और मूलाधार क्षेत्र को लास्ट में करना होता है। उसके बाद पीठ और नितंब को। ठीक है। मरीज को करवट कर देना है, पीठ और नितंब को, बैक। ठीक है। मरीज को करवट दिलाकर पीठ की सफाई करें। मालिश के लिए मेथिलेटेड स्पिरिट या तेल का उपयोग करें। ठीक है। अब दबाव बिंदुओं का निरीक्षण जरूर करें। मरीज को जब आप करवट दिए हैं पेट के बल पे, ठीक है, पेट के बल पे लिटा दिए मरीज को, तो आपको देखना है पीठ पे किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है। ये सब कुछ निरीक्षण करना होता है। देखिए प्रक्रिया के बाद की देखभाल, जब प्रक्रिया ये सारा हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, मरीज को ताज़ा और आरामदायक वस्त्र पहनाएं, बिस्तर को व्यवस्थित करें, सभी गंदे कपड़े को लॉन्ड्री में भेज दें। ठीक है। इस्तेमाल किए गए उपकरणों और सामग्री को रोगाणु नाशक में साफ करें। ठीक है। रोगाणु नाशक से साफ करें। उसके बाद मरीज की आरामदायक स्थिति में सुनिश्चित करें, रिकवरी पोजीशन दे दें मरीज को। ठीक है। प्रक्रिया के समय और अन्य विवरण नर्सिंग रिकॉर्डों में दर्ज करें। आप जो प्रक्रिया के समय आपको टाइम नोट करना है कि भैया हमने 9 बजे बेड बाथ करवाना था, टाइम हो गया है, हमने 9:30 पे बेड बाथ दे दिया है, ये टाइम नोट करना है, डेट भी लिखना है, ये डेट हो गया। और अन्य विवरण और जैसे कि मरीज की स्थिति को जो भी, जैसे उसको घाव है तो उसकी घाव की स्थिति को बताना होगा कि हाँ मरीज की घाव में अब क्या स्थिति है, पहले क्या स्थिति थी, ये सारा कुछ नोट डाउन करना होता है। ठीक है। रिकॉर्ड में। अब बिस्तर स्नान के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सा है? पानी का तापमान, देखिए स्पॉन्ज बाथ के लिए 110 से 115 फ़ारेनहाइट और टब बाथ के लिए 90 से 110 फ़ारेनहाइट उपयुक्त होता है। त्वचा का निरीक्षण भैया, त्वचा का निरीक्षण, बिस्तर व्रण, लालिमा या त्वचा में किसी अन्य समस्या की पहचान करें। तीसरा पॉइंट है कि सामग्री का उपयोग। ठीक है। कम क्षारयुक्त साबुन और त्वचा की सुरक्षा के लिए क्रीम या तेल का उपयोग करें। और गोपनीयता और सम्मान तो है ही भी, मरीज की गरिमा बनाए रखें। व्यायाम, जहाँ संभव हो मरीज को हल्का व्यायाम करवाएं। ठीक है। अब देखिए इसी से संबंधित हम प्रश्न बनाएंगे। ठीक है। जो आपने पढ़ा बेड बाथ, ठीक है, इसी से संबंधित अब प्रश्न है, इसको बनाना है। पहला प्रश्न है कि मरीज को व्यायाम करवाना, देखिए बिस्तर स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूछा है, बेड बाथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरीज को व्यायाम करवाना, नस का समय बचाना, फिर मरीज की त्वचा की स्वच्छता बनाए रखना, परिसंचरण को बढ़ावा देना और बिस्तर व्रणों को रोकना। फिर सी दिया है, मरीज को केवल मानसिक ताजगी प्रदान करना, मरीज को बिस्तर से उठाकर दैनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने एक चीज़ बताया, हर एक वीडियो में बताता हूँ कि देखिए मेरे बनाए गए पेपर में अगर केवल वर्ड आ गया तो उसको आपको काट देना है तुरंत। ठीक है। जैसे सी वाला में केवल आया है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। दूसरी और डी वाले में क्या है, मरीज को बिस्तर से उठाकर दैनिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। अरे भैया ऑलरेडी वो मरीज है, बीमार है, ठीक है, उससे आप बोलोगे कि चलो उठ के ये दैनिक गतिविधि अपने से करो। ठीक है। नहीं यार, परेशान नहीं करना है मरीज को। ठीक है। मरीज को व्यायाम करवाना और नस का समय बचाना, नस का समय, ये वाले आपने बोला कि नस का समय बचाना, अरे नहीं भैया ये भी गलत हो जाएगा। मरीज की त्वचा, बी वाले में क्या है भैया, बी वाले में क्या है, मरीज की त्वचा की स्वच्छता बनाए रखना,
परिसंचरण को बढ़ावा देना, जी हाँ, और बिस्तर बड़ों को रोकना, जी हाँ, बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको सारे चेक करना है, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न ऐसे ही चेक करना है जैसे मैंने अभी चेक करके आपको बताया। कौन सा नहीं हो सकता है उसको पहले काटना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने अभी चेक किया, मैंने पहले कौन सा नहीं हो सकता है उस ऑप्शन को हटाया, फिर ऑटोमेटिक आपका जो सही उत्तर है वो निकल के आ गया। व्याख्या देखना है, बिस्तर स्नान का उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना, त्वचा की देखभाल करना, परिसंचरण को बढ़ावा देना और बिस्तर बड़ों को रोकना। यह प्रक्रिया मरीज को शारीरिक और मानसिक ताजगी प्रदान करती है। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड बनाना है आपको। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है, बिस्तर स्नान के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। कौन सी सामग्री है जो बेड बाथ के टाइम उस आवश्यक नहीं है। पहला साबुन वाश क्लॉथ तौलिया, ठीक है, दूसरा बाथ बेसिन गर्म पानी मेथिलेट स्प्रेड, तीसरा चाय का कप अखबार गद्दीदार तकिया, या फिर डी नीलकटर स्वच्छ कपड़े लॉन्ड्री बैग। तो भैया थियरी में हमने देखा ये सारी तो हैं, ठीक है, और ये यहाँ बाथ बेसिन गर्म पानी ये भी है, और यहाँ पे सी वाला देखिए, सी वाला क्या बोला है, चाय का कप अखबार गद्दीदार। अरे भैया चाय का कप क्या करोगे, चाय का कप का क्या करोगे आप, ठीक है, ये तो नहीं होगा। नील कटर स्वच्छ कपड़े ये भी है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाय का कप और अखबार गद्दीदार तकिया ये बिस्तर स्नान के टाइम हमको यूज नहीं करना होता है, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर थर्ड की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर थर्ड है क्या, प्रश्न नंबर थर्ड है कि बिस्तर स्नान के दौरान सफाई का क्रम क्या होना चाहिए। पैर देखिए, पैर से चेहरा और गर्दन तक, पैर से यहाँ पे उल्टा बोल दिया या पैर से नहीं, चेहरा और गर्दन पहले होना चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन बोला कि गंदे भागों से स्वच्छ भागों की ओर, नहीं भैया, स्वच्छ भागों से गंदे भागों की ओर जाना होता है, ठीक है। सी वाला दिया है स्वच्छ भागों से गंदे भागों की ओर, हाँ यही तो सही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो, व्याख्या। प्रश्न नंबर 4 देखना है। प्रश्न नंबर 4 पूछा है क्या, प्रश्न नंबर 4 है स्नान के दौरान बिस्तर बड़ों की रोकथाम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मदद करती है। ऑप्शन दे रखा है, मरीज के ठंडे पानी से स्नान कराना, नहीं भैया, ठंडे पानी से नहीं, जो अनुकूल हो मरीज के शरीर के अनुकूल के अनुसार पानी रखना होता है, ठीक है। त्वचा की सतहों को सूखा रखना और दबाव बिंदुओं की मालिश करना। सी है कि मरीज को अधिक समय तक एक ही स्थिति में रखना, और डी है नर्स द्वारा केवल पीठ। अब देखिए केवल आ गया तो आप उसको काटना है, डी वाला हम काट दिए। अब मरीज को एक ही स्थिति में, नहीं यार ये भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा। मरीज को ठंडे पानी में, ये वाला तो वैसे ही गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो, व्याख्या पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 5 की ओर देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या है, बिस्तर स्नान के बाद कौन सी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। मरीज को अकेला छोड़ देना, नहीं, मरीज को काहे अकेला छोड़ेंगे। सभी गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री में भेजना, ये तो है ही, ठीक है, ऑलरेडी हमने थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन हमको आगे के ऑप्शन देखना है। मरीज को आरामदायक स्थिति में रखना और उपयोग किए गए उपकरणों को साफ करना, और डी केवल बिस्तर चादरों, केवल आ गया तो वैसे काट दीजिए। अब इसमें बी और सी में आप कौन सा राइट करोगे, ठीक है, बी और सी में आपको सही उत्तर कहाँ पे मिलेगा, तो भैया इसका सही उत्तर सी है। क्यों, क्योंकि मरीज को आरामदायक स्थिति में रखना, क्या पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान दिए, स्नान के बाद की चीज़ें पूछा है ना, तो स्नान के बाद मरीज को आरामदायक स्थिति में आप रखेंगे, उसके बाद सभी गंदे कपड़े और लॉन्ड्री में भेजना। और यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि सभी उपकरणों को साफ करना, साफ करने में तो यही आ जाएगा ना, सभी गंदे कपड़ों को लॉन्ड्री के लिए भेजना, ठीक है, लॉन्ड्री में भेजना, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या दिया है, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 6 देखना है कि प्रश्न नंबर 6 क्या है भैया, बिस्तर स्नान के दौरान पानी का सही तापमान क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चीज़ हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, ये व्याख्या है, व्याख्या पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्तर स्नान का एक सामान्य लाभ नहीं है। त्वचा की देखभाल है, रक्त परिसंचरण में सुधार है, मरीज को खाना खिलाना, नहीं ये नहीं है, मानसिक ताजगी प्रदान करना है। आप इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान देना, पूछा नहीं है, इस चीज़ को आप नहीं पढ़ते हो, एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर में रहते हैं, ठीक है, और दिमाग, देखिए आपके पास टाइम है, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और ये 2 घंटे 100 प्रश्न बनाने के लिए बहुत हैं। 2 घंटे में आप 100 प्रश्न बनाओगे, बहुत टाइम है भैया, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप गलती नहीं कर पाएंगे, नहीं तो निगेटिव मार्किंग है भैया। 4 प्रश्न गलत करोगे तो एक नंबर आपको काट लिया जाएगा, 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की ओर जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 क्या बताया जा रहा है कि मरीज की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए। मरीज के वस्त्र पूरी तरह हटा देना चाहिए, नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मरीज को कमरे में अकेला छोड़ देना चाहिए, ये भी नहीं करना है। ए वाला कैंसिल करो, बी वाला कैंसिल करो। बाथ ब्लैंकेट, हाँ जी हाँ, सी वाला करेक्ट है, और केवल ये डी वाला तो ऐसे ही कट गया, केवल आ गया है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलेंगे। मरीज को बिस्तर स्नान के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
मैंने आपको ऊपर थियरी में बताया ना कि मरीज को उसे समझाना है कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, पहले प्रोसेस बताना है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्याएं पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखना है, बिस्तर स्नान। ठीक है, बिस्तर स्नान के दौरान नर्स को त्वचा का निरीक्षण क्यों करना चाहिए? यह नर्सिंग रिकॉर्ड में अनावश्यक, देखिए अनावश्यक लिखा है यहाँ पे, जबकि आवश्यक होना चाहिए। अनावश्यक डेटा जोड़ने के लिए नहीं भैया, ये आवश्यक है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। त्वचा की लालिमा बिस्तर वड़ या अन्य समस्याओं का पता लगाने के लिए, जी हाँ, भी है आपका। ठीक है, और सी क्या बोला है, प्रक्रिया को जल्द खत्म करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। और डी क्या बोला है, मरीज को व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए अब सेक्सुअल हाइजीन में आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आपको ये अपने से पढ़ना है। ठीक है, ये आपको अपने से पढ़ना है, देख लो। ठीक है, पुरुषों में यौन स्वच्छता क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठीक है, यौन संबंध से पहले और यौन संबंध के बाद। और देखिए, और ये सारा कुछ अब आपको अपने से पढ़ना है। ठीक है, प्रतिदिन स्नान करें। ठीक है, प्रतिदिन स्नान करें, ये तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, साफ और आरामदायक कपड़े पहने। ठीक है, देखिए स्त्रियों में यौन स्वच्छता, ये आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना। कठोर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें पीएच असंतुलित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मासिक धर्म स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। सैनिटरी पैड या टैम्पून का उपयोग करें और इन्हें 4 से 6 घंटे में बदलें। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी पैड को 4 से 6 घंटे में बदलना होता है, दिन में 3 से 4 बार। ठीक है, 3 से 4 बार, और घंटे की बात बोल दें तो 4 से 6 घंटे में। देखिए यहाँ पे भी आपको पढ़ना है, सेक्स से पहले और सेक्स के बाद की सफाई, सही दिशा में सफाई, आरामदायक अंडरवियर पहने, ये सारा आप कुछ पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, और यौन संक्रमणों से बचाव। ठीक है, यौन संक्रमण से बचाव जैसे HIV, एड्स, बैक्टीरियल, वेजिनिस, फंगल इन्फेक्शन और अन्य यौन संक्रमणों को जोखिम को कम किया जा सकता है। देखिए मासिक धर्म संबंधी स्वच्छताएँ। ठीक है, सैनिटरी उत्पादों का उपयोग करें। ठीक है, सैनिटरी उत्पादों का उपयोग करें। ठीक है, सैनिटरी पैड, टैम्पून या मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करें। ठीक है, प्रवाह की मात्रा के अनुसार पैड या टैम्पून को हर 6 घंटे में बदलें। ठीक है, ब्लीडिंग के अनुसार होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जननांगों की सफाई करें। ठीक है, जननांग क्षेत्र को हर बार पैड बदलने पर गुनगुने पानी और सौम्य साबुन से साफ करें। यौन के अंदर, ठीक है, कुछ डालने से बचें, क्योंकि इससे पीएच संतुलन बिगड़ सकता है। कपड़ों की सफाई, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छ और आरामदायक कपड़े पहने, गीले या गंदे कपड़े संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अन्य सुझाव भी हैं। अन्य सुझाव में क्या है, जैसे कि यदि मानसिक स्राव असमान रूप से अधिक या कम हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें और नियमित रूप से व्यायाम करें और हाइड्रेटेड रहें। ठीक है, देखिए बिस्तरवर दबाव भी, इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, कारण पूछा है यहाँ पे बिस्तर, अब हमको डिटेल में यहाँ पे बिस्तर पे दबाव या वर्ड। ठीक है, प्रेशर शोर क्यों होता है, इसके बारे में देखिए, लंबे समय तक एक स्थिति में रहने वाले या हिलने डुलने में असमर्थ मरीजों को बिस्तर वर्ड या दबाव वर्ड बनने का खतरा रहता है। प्रेशर सोर्स बनने का खतरा रहता है, अधिक होता है। यह वर्ड शरीर के उन हिस्सों में होते हैं जहाँ त्वचा और हड्डियों के बीच मोटी मांसपेशी नहीं होती है। ठीक है, कारण क्या है भैया, इसका कारण क्या है, लगातार दबाव, एक स्थिति में लंबे समय तक रहने से रक्त प्रवाह बाधित होता है। नमी, गीले बिस्तर, पसीना या मूत्र मल का संपर्क त्वचा को कमजोर बनाता है। क्लियर, घर्षण और रगड़। ठीक है, गलत तरीके से बिस्तर पर खींचने या घसीटने से त्वचा छिल सकती है। लक्षण, त्वचा में लालपन। ठीक है, दबाव वाले क्षेत्र में दर्द या जलन, घाव में मवाद या गंध निकलना। रोकथाम, हर 2 घंटे में मरीज की, देखिए हर 2 घंटे में मरीज की स्थिति बदलें, हर 2 घंटे में मरीज की स्थिति बदलना होता है। त्वचा, ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्वचा को साफ और सूखा रखें, गद्दे और तकियों का उपयोग करें जो दबाव को कम कर सके। ठीक है, मरीज को पोषक आहार दें जिसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर हो। उपचार क्या है भैया, अगर ये सोस आ गए तो इसका उपचार क्या करोगे, घाव आ गए, सोस आ गए, तो तब क्या करोगे, तो घाव को साफ और सूखा रखें। संक्रमण के लिए एंटीसेप्टिक मलहम का उपयोग करें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लें। ये सारे। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टॉपिक बालों का देखभाल। ठीक, बालों की देखभाल, हेयर केयर। स्वस्थ और स्वच्छ बाल किसी व्यक्ति की सुंदरता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, जिनके सर में बाल कम होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बोलते रहते हैं यार बाल कैसा है, बाल कैसा है। क्योंकि भैया स्वस्थ और स्वच्छ बाल किसी व्यक्ति की सुंदरता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, इसलिए हर कोई परेशान रहता है कि उसका बाल ना झड़े। आप लोगों को भी बहुत चिंता हो जाती है, अगर आप लोगों का भी सर के बाल झड़ रहे हैं तो बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, क्या करें। आप भी दुनिया भर की तेल का केमिकल युक्त तेल इस्तेमाल करने लगते हो, केवल ऐड देख के कि अरे भैया ये अच्छा होता है ऑयल, इसको लगाने से बाल रुक जाते हैं, नहीं झड़ते हैं सर के, तो आप इस्तेमाल कर लेते हो। नहीं, उसके लिए आपको और भी कुछ होते हैं चीज़ें, उससे नियमित रूप से उस चीज़ को
पालन करने से भी बाल को झड़ने से रोका जा सकता है। ठीक है, फिलहाल वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। बालों की देखभाल करने से न केवल उनकी चमक बनी रहती है, बल्कि यह संक्रमण और जुओं से भी बचाव करता है। जुआ जानते होंगे ना, अभी आगे पढ़ेंगे। बालों की देखभाल के तरीके, ठीक है, बालों की देखभाल कैसे करोगे? पहला, ब्रश और कंघी करें। बालों को नियमित रूप से ब्रश करें ताकि वे उलझे नहीं और खोपड़ी में रक्त प्रवाह बढ़े। ठीक है, अब शैम्पू का उपयोग, अब ये नहीं कि डेली आप शैम्पू का ही इस्तेमाल करो, ये भी नहीं है। ठीक है, शैम्पू का उपयोग करना है, लेकिन कम से कम 2-3 बार धोएं। ठीक है, सप्ताह में, ठीक, सप्ताह में 2-3 बार ही करना है, डेली नहीं। बाल धोएं, ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू ना करें, यहाँ लिखा है ज़रूरत से ज़्यादा शैम्पू ना करें, इससे बाल रूखे हो सकते हैं। तेल मालिश करें भैया, तेल मालिश करने से क्या होता है, जो आपके हेयर्स के जड़ होते हैं, रूट होते हैं, इनमें मजबूती आती है। ठीक है, वही चीज़ लिखा है। अब देखिए, जुओं का इलाज, अगर जुआ है तो मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करें। किटिनोजोल एक आता है, फेमस है। ठीक है, हालांकि वो फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन नाम है भैया तो लेते हैं लोग। अगर जुए हैं तो मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करें, बालों को जड़ों तक ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए सावधानियाँ क्या है। सावधानियाँ, बालों में अधिक गर्म पानी का उपयोग ना करें। ठीक है, कठोर केमिकल युक्त उत्पादों से बचें। बालों को स्वाभाविक रूप से सूखने में हेयर ड्रायर का कम उपयोग करें, हेयर ड्रायर का उपयोग कम करना होता है। ठीक है, बालें और त्वचा की सही देखभाल से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्लियर? अब देखिए, प्रश्न बनाना है, प्रश्न के उत्तर दिए हैं। ठीक है, आपको प्रश्न के उत्तर देना है। पेरिनियल क्षेत्र में संक्रमण होने का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया है, पेरिनियल क्षेत्र में नमी और गर्मी की अधिकता, वहाँ की त्वचा मोटी और कठोर होती है, सफाई के दौरान कठोर साबुन का उपयोग, वहाँ रक्त प्रवाह हमेशा तेज रहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेरिनियल क्षेत्र में नमी और गर्मी की अधिकता। पेरिनियल क्षेत्र में, ठीक है, गर्मी और नमी की अधिकता संक्रमण के लिए आदर्श वातावरण बनाती है। यह क्षेत्र वेंटिलेशन की कमी और गंदगी के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर सेकंड देखना है, इसका आंसर आपको बताना है। पुरुषों में लिंग की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? कठोर साबुन से धोना, केवल ठंडे पानी से धोना, नियमित रूप से। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी हम आगे की ओर नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्या स्पष्टीकरण आप लिखते जाना है नोट्स में। प्रश्न नंबर थर्ड देखना है। देखिए, जो आप नोट्स बनाते हो केवल प्रश्न लिखते हो और उसका उत्तर लिखते हो, ऐसा नहीं है। आपको सारे ऑप्शन भी लिखना होता है, चारों ऑप्शन लिखना है, ताकि आपको पता चले, आइडिया लगे कि ये क्यों सही नहीं हुआ या फिर क्यों ये उत्तर ही सही हुआ। ये सारी जानकारी मिलती है, तो चारों ऑप्शन लिखना चाहिए। महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सैनिटरी पैड को 8 से 10 घंटे तक इस्तेमाल करना नहीं। ठीक है, 4 से 6 घंटे मैंने आपको बताया, 4 से 6 घंटे। फिर उसके बाद पैड को 4 से 6 घंटे में बदलना, ये तो है। कौन सा सही है पूछा है ना, 4 से 6 घंटे में बदलना। उसके बाद मासिक धर्म के दौरान स्नान से बचना, नहीं भैया स्नान करना चाहिए। स्नान से क्यों बचेंगे आप? नमी वाले कपड़े पहनना, ठीक है, नहीं भैया नमी वाले कपड़े क्यों पहनेंगे, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। यौन की सफाई करते समय किस दिशा में सफाई करनी चाहिए? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है गुदा से यौन की ओर, यौन से गुदा की ओर, सिर्फ गुनगुने पानी का उपयोग करें, ऐसा तो है नहीं भैया। किसी भी दिशा में सफाई कर सकते हैं, ये भी नहीं है। दो ऑप्शन में बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, यौन से गुदा की ओर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है, स्पष्टीकरण भी आप पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलेंगे। दबाव और, ठीक है, प्रेशर सोर्स को किस कारण से बनते हैं? ठीक है, रक्त प्रवाह की तीव्रता, या फिर शरीर पर लंबे समय तक दबाव, नमी का संपर्क, या फिर अधिक व्यायाम, या फिर मरीज की अधिक गतिविधि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दबाव वर्ड किस कारण से बनते हैं? शरीर पर लंबे समय तक दबाव और नमी के संपर्क से दबाव वर्ड बनते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बिस्तर वर्ड को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सही है? ठीक है, प्रेशर सोर्स को रोकने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सही है? हर 6 घंटे पे मरीज की स्थिति बदलना, नहीं यार ये तो गलत होगा, 2 घंटे हमने बताया था, सेकंड में जो है ये राइट है। और थर्ड नंबर, मरीज को बिस्तर पर स्थिर रहने देना, ये भी गलत हो जाएगा। मरीज को गीले कपड़े में रखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बिस्तर वर्ड को रोकने के लिए हर 2 घंटे पे मरीज की स्थिति बदलना होता है। क्लियर? मरीज की स्थिति बार बार बदलने से दबाव वर्ड बनने की संभावना कम हो जाती है। यह दबाव को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। बालों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीका है? बालों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही तरीका है? सप्ताह में 1 बार हाथ धोना, 1 बार बाल धोना, नहीं गलत है। सप्ताह में कम से कम 2-3 बार बाल धुलना शैम्पू की मदद से। बालों को रोजाना शैम्पू करना, ये भी गलत है। ठीक है, सप्ताह में 2-3 बार बाल धोना और नियमित कंघी करना, यही तो सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, अगर बालों को स्वस्थ और स्वच्छ रखना है तो सप्ताह में 2-3 बार बाल धोना और नियमित कंघी करना सही तरीका होता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण भी दिया है। बालों को अधिक धोने से वे रूखे हो सकते हैं और कंघी करने से बालों में रक्त प्रवाह बढ़ता है। संतुलित देखभाल से
देखभाल से बाल स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखना है, यौन का पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, कठोर साबुन का उपयोग करना चाहिए, नहीं। सुगंधित क्लीजर का नियमित उपयोग, गुनगुने पानी और हल्के क्लीजर से सफाई, जी हाँ, इसका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। यौन का पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए गुनगुने पानी और हल्के क्लीजर से सफाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कठोर साबुन या सुगंधित क्लीजर का उपयोग यौन के पीएच संतुलन को बिगाड़ सकता है और हल्के क्लीजर और गुनगुना पानी उपयुक्त विकल्प है। प्रश्न नंबर 9 देखना है, दबाव वड़ों को प्रारंभिक लक्षण क्या है? त्वचा पर लालपन और दर्द, हाँ ये तो सही है। ठीक है, त्वचा को मोटा होना, ये गलत है। प्रभावित क्षेत्र का सूखा और कठोर होना, ये त्वचा का पीला पड़ना, ये भी गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दबाव वड़ों को। ठीक है, दबाव वड़ों का प्रारंभिक लक्षण क्या है? त्वचा पर लालपन और दर्द। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, बालों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालों का देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालों को केवल चमकदार बनाना, बालों को संक्रमण, धूल और तेल से बचाना, केवल वर्ड जो है काटो, केवल जो है उसको काट दो आप। ठीक है, बालों को नियमित रूप से गीला रखना, ये भी गलत है। क्या है इसका? बालों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालों को संक्रमण, धूल और तेल से बचाना, इसका करेक्ट हो जाएगा। बालों की देखभाल का मुख्य उद्देश्य बालों को स्वस्थ रखना, संक्रमण, धूल और तेल जमा होने से बचाना, जिससे वे मजबूत और चमकदार बने रहते हैं। देखिए, पेडिकुलोसिस के बारे में पढ़ेंगे। पेडिकुलोसिस और इसका उपचार। पेडिकुलोसिस एक त्वचा संक्रमण है जो विशेष रूप से सिर, शरीर या जरानांगों पर पाई जाने वाली छोटी परजीवी है। ठीक है, परजीवी जू हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में लाइस के कारण होता है। ये छोटे छोटे कीड़े शरीर पर उगते हैं और रक्त चूसते हैं, जिसको लाइस बोलते हैं। ठीक है, जू, परजीवी जू या फिर लाइस आप बोल सकते हो। ठीक है, के कारण होते हैं ये छोटे छोटे कीड़े और शरीर पर रुकते हैं और रक्त चूसते हैं, जिससे खुजली, सूजन या फिर अन्य त्वचा समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो बहुत जल्दी फैल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं। यह संक्रमण मुख्य रूप से, ध्यान देना, यह संक्रमण मुख्य रूप से उन लोगों में फैलता है जो शारीरिक रूप से निकट संपर्क में रहते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्य। कभी कभी होता है ना, आपको है तो आपकी बहन को भी जुआ जाता है, वही चीज़ है। सहपाठी या सहकर्मी, इसके अलावा ये जो कपड़े, बिस्तर, कंबल और यहाँ तक कि टॉवल जैसी चीज़ों पे फैल सकते हैं। क्लियर? ये पेडिकुलोसिस से प्रभावित व्यक्ति में अक्सर सिर में खुजली होती है। ठीक है, क्या क्या होता है? सिर में खुजली होता है, जलन और सूजन की समस्या होती है, जू के अंडे, जिसको निट्स बोलते हैं, बालों में चिपक जाते हैं और इनसे बच्चे निकलते हैं जो धीरे धीरे बड़े होकर रक्त चूसते हैं, ये रक्त भी चूसते हैं। जब इनकी संख्या बढ़ती है तो व्यक्ति अधिक परेशानी होने लगती है। इस संक्रमण के कारण गंभीर रोग और त्वचा संक्रमण भी हो सकते हैं, जो अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपको देखना है। पेडिकुलोसिस के खतरे क्या है भैया? पहला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेचैनी और अनिद्रा। अरे भैया, बेचैनी और अनिद्रा, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बेचैनी और अनिद्रा अगर है पेडिकुलोसिस तो भैया आपका सर में खुजली होगा। ठीक है, तो आपको नींद आएगी, आप रात को सोने लगोगे तो सर में खुजली होगी, नींद सो पाओगे नहीं सो पाओगे। ठीक है, तो बेचैनी और अनिद्रा होता है और जिसके कारण मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, देखिए, रक्ताल्पा एनीमिया ज़्यादा है तब, अगर ज़्यादा यही हो गए, ठीक है, ज़्यादा जो आपके सर में है तो ये रक्त चूसने लगेंगे, रक्त चूसते चूसते ऐसा स्थिति आएगा तो आपको खून की कमी भी हो सकती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कोई ठीक है, कोई जानवर या जैसे भैंस है, ठीक है, गाय है, इनमें जो जू रहती हैं, ठीक है, जू रहती हैं, इनको आप मार के देखो, पूरा खून ही खून इनके पेट से निकलता है। तो वही चीज़ है, वही ज़्यादा संख्या में रहेंगे पूरा खून आपको पी जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ज़्यादा समय तक, ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा देर तक रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। संक्रमण, इन्फेक्शन, जो कभी कभी गंभीर संक्रमण भी फैला सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड ज्वर, रिलेप्सिंग ज्वर, ठीक है, और ट्रेंच ज्वर। ठीक है, ये संक्रमण विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होते हैं जो जू के माध्यम से फैलते हैं। त्वचा संक्रमण भी होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, जब जू द्वारा उत्पन्न खुजली की वजह से त्वचा में घाव हो जाते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, देखिए, पेडिकुलोसिस की रोकथाम कैसे करोगे? तो कीटनाशक। ठीक है, पेडिकुलोसिस से बचने के लिए विभिन्न उपायों की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पे प्रमुख रोकथाम उपाय दिए गए हैं, जैसे कि कीटनाशक। अब देखिए, आप पढ़ लेना, 5% या 10% DDT का प्रयोग किया जाता है। इसे मुलायम करने के लिए कमरे का तापमान लगभग 40 सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसके अलावा 3% केरोसिन और नारियल तेल का मिश्रण भी प्रभावी हो सकता है। ठीक है, गामा बेंजीन, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, यह एक प्रभावी कीटनाशक है। क्या है ये? गामा बेंजीन एक प्रभावी कीटनाशक है जो जू को नष्ट करने में मदद करता है। इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह त्वचा पर ज्वर उत्पन्न कर सकता है यदि अधिक समय तक संपर्क में आता है तो। परजीवी नाशक का प्रयोग करें। ठीक है, परजीवी नाशक का उपयोग जू और उनके अंडों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इन्हें सिर पर अच्छे लगाकर रात भर छोड़ दिया जाता है और फिर स्नान करके कपड़े बदलने चाहिए। परजीवी नाशक केवल जू को नष्ट करते हैं, लेकिन अंडों को नष्ट नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह बाद दोहराना जरूर चाहिए। ठीक है, तभी अंडे भी मर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, उपचार की प्रक्रिया। हाथों की सफाई
शुरू करने से पहले आपने हाथ की सफाई करना है, फिर प्रक्रिया के बाद भी हाथ की सफाई करना है। मरीज परजीवी नाशक का उपयोग, ठीक है, परजीवी नाशक का उपयोग, ठीक है, बालों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर परजीवी नाशक को सिर और बालों को हल्के मालिश करते हुए लगाएं। यह प्रक्रिया सिर के सभी हिस्सों की जानी चाहिए, विशेषकर जहाँ जू अधिक पाई जाती है। बालों को गोल गोल मोड़कर सिर के ऊपर लाकर तौलिए से ढक लें। इसे एक रात के लिए छोड़ दें ताकि दवाइयाँ प्रभावी हो सकें, ठीक है। कपड़े और बिस्तर की सफाई, भैया कपड़े और बिस्तर की भी सफाई करना होता है ताकि उस पर चिपके हुए इस जो भी जूरे हैं ये सब मर पाएँ। इलाज के दौरान ये सुनिश्चित करें कि कपड़े और बिस्तर की पूरी तरह कीटाणुरहित हों ताकि जू संक्रमण फिर से ना हो सके। कपड़े धोने के बाद उन्हें सूर्य में सुखाएं क्योंकि सूर्य की किरणें जू के अंडों को नष्ट करने में मदद करती है। आपने देखा होगा कभी कभी बिस्तर भी लोग डाल देते हैं, तो इन्हीं सब कारणों से डाल देते हैं। आँख, नाक और कान की देखभाल, आप देखिए, जो आँख है, आपकी नाक है, जो आपकी कान है, इनकी देखभाल के बारे में हम पढ़ेंगे। आँख, कान, नाक की सफाई शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इन अंगों को साफ और स्वस्थ रखना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। आँखों में गंदगी या मलबा जमा होने से आँखों की रोशनी पर असर पड़ सकता है। कानों में मलबा जमा होने से सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इन अंगों को नियमित रूप से बहुत सावधानी से साफ करना चाहिए। क्लियर। मूलाधार की देखभाल, ठीक है, मूलाधार की देखभाल ये तो ऊपर पढ़ भी चुके हैं। मूलाधार क्षेत्र की सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये क्षेत्र संक्रमण के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसमें सफाई करने के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी को पहले साफ किया जाए, फिर संक्रमण से बचाव के लिए कम स्वच्छ भाग की सफाई की जाए, ठीक है। पाठ देखिए, पीठ की देखभाल, सॉरी यहाँ पे बैक केयर में क्या है, पीठ की देखभाल न केवल त्वचा की सफाई के लिए जरूरी है बल्कि यह बिस्तर घावों की रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से पीठ की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है और यह रोगी को आराम प्रदान करता है। मसाज विधियाँ कौन कौन सी हैं भैया, ये आप देख सकते हो। टेपोटमेंट, ठीक है, वाइब्रेशन, फ्रिक्शन, ये सारी विधियाँ हैं मसाज की। पेट्रीसेज, ठीक है, पेट्रीसेज सारी विधियाँ हैं। अब देखिए सेक्सुअल हाइजीन में क्या ध्यान देना है, पुरुषों में सेक्स स्वच्छता, स्त्रियों में सेक्स स्वच्छता या पढ़ लेना। हाथ धोने की विधि, हैंड वॉशिंग, ठीक है। हाथ धोने से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि गंदे हाथों से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। हाथ धोने के दौरान नाखूनों को छोटा करके गंदगी हटानी चाहिए और प्रत्येक उंगली को अच्छे से धोने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए हैंड वॉशिंग भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जैसे आप हाथ, ठीक है, हाथ धुल रहे हो, ठीक है, जो आपकी हथेली रहती है, ठीक है, हाथ धुल रहे हो, जो आपकी हथेली रहती है और जो कोहनी रहती है, ठीक है, जो आपकी हथेली है, जो आपकी कोहनी है, ठीक है, जो आपकी हथेली है, जो कोहनी है, तो सबसे ज़्यादा गंदगी कहाँ पे रहती है, हथेली पे रहती है, ना कि यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, हाथ को यहाँ पे पानी डालते हैं फिर ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, तो ये गंदगी फिर यहाँ पे चली जाती है। ऐसा नहीं करना होता है। हाथ को धोते समय हमेशा नीचे की ओर झुका के करना चाहिए ताकि ये सारा पानी जो हथेली पे पानी पड़ रहा है ये इधर ना आए, इधर ही चला जाए, ठीक है, नीचे की ओर चला जाए। और जो उंगलियां हैं, ठीक है, ये बीच बीच में जो उंगलियां हैं आपकी, ठीक है, जो बीच बीच की उंगलियां हैं, ठीक है, जो बीच बीच की उंगलियां हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका पूरा हैंड है, ठीक है, ये पूरा हैंड है, ठीक है, बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, तो दूसरे उंगलियों की गैप से, ठीक है, दूसरे उंगलियों की गैप से थोड़ा इसको क्या करना चाहिए, फंसा के, ठीक है, थोड़ा इसको फंसा के मालिश करके साफ करना चाहिए। ये फिर अंगूठे को एक एक उंगली, पहले दोनों अंगूठों को आप भरपूर साफ कर लेंगे, फिर 4 उंगलियां जो बच रही हैं उनको आपस में फंसा के रगड़ना चाहिए, ठीक है। पूरा प्रोसेस साफ करने के बाद अपने हैंड को साफ करने के बाद एक कागज़ ले सकते हो, ठीक है, कागज़ पेपर बैग ले सकते हो, ठीक है, नल को बंद करने के लिए, क्योंकि भैया नल खोलते टाइम आपने गंदे हाथों से खोला है, ठीक है, अपने दूषित हाथों से आपने नल को खोला है। अभी आपको धुलने के बाद, आप अपने हैंड को धुलने के बाद फिर से उस नल की टोटी को अगर पकड़ेंगे तो फिर आपका हाथ इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए कागज़ या फिर कोई कपड़ा है उसको हाथ में लेके फिर टोटी को बंद करना होता है। ये सारा प्रोसेस होता है हाथ धोने की प्रक्रिया में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न बनाते हैं। जो प्रश्न है इसका प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखिए, पेडिकुलोसिस क्या है, ठीक है, पेडिकुलोसिस क्या है। यह एक वायरस जनित बीमारी है जो त्वचा के माध्यम से फैलती है। यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है जो पसीने के कारण होता है। यह जू के कारण होने वाला संक्रमण है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकता है। यह एक फंगस जनित रोग है जो बालों में खुजली का कारण बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्याएं पढ़ सकते हो, ठीक है। पेडिकुलोसिस या फिर लाइस के कारण होने वाला संक्रमण जो शरीर में, ये सारा आंसर है। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है, पेडिकुलोसिस के संक्रमण का मुख्य कारण क्या है। शरीर में धूल का जमाव या फिर जू का खून चूसने की आदत या शरीर के अत्यधिक पसीने का होना या फिर गंदगी और बदबू का होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पेडिकुलोसिस के संक्रमण का मुख्य कारण जू का खून चूसने की आदत, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर थर्ड देखना है, पेडिकुलोसिस के संक्रमण का सबसे आम तरीका क्या है। शारीरिक संपर्क के माध्यम से, गंदे पानी के संपर्क से, या फिर सी संक्रमित वातावरण में रहने, या फिर संक्रमित भोजन का सेवन।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक संपर्क के माध्यम से। पेडिकुलोसिस के संक्रमण का सबसे आम तरीका शारीरिक संपर्क के माध्यम से होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। व्याख्या दिया पढ़ सकते हो। प्रश्न नंबर 4 देखना है, पेडिकुलोसिस के प्रमुख प्रभावों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रभाव नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं ध्यान देना है। सिर में खुजली और जलन होता है, ठीक है। एनीमिया का भी खतरा बना रहता है, ठीक है, बी वाला भी सही है। आंखों में जलन नहीं होती है, यही आपका गलत हो जाएगा। त्वचा संक्रमण तो होता ही होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखना है, पेडिकुलोसिस से बचाव के लिए किस प्रकार की कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है? थियरी में हमने आपको बता ही दिया है कि भैया 5% या 10% DDT का, ठीक है। पेडिकुलोसिस के उपचार के लिए 5% या 10% DDT का उपयोग किया जाता है, जो जू के संक्रमण को नष्ट करने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 6, पेडिकुलोसिस में जू के अंडों, जिसको आप निट्स भी बोलते हो, को नष्ट करने के लिए कौन सा उपचार प्रभावी है? बर्फ से सिर को ठंडा करना नहीं, गर्म पानी से बाल धोना, ठीक है, या फिर परजीवी नाशक का प्रयोग, या फिर सिर को अच्छे से स्क्रब करना। स्क्रब नहीं करोगे यार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परजीवी नाशक, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। परजीवी नाशक का प्रयोग से पेडिकुलोसिस में जू के अंडों को नष्ट करने के लिए उपचार प्रभावी उपचार है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 देखना है, पेडिकुलोसिस के उपचार के दौरान शरीर के किस वस्तुओं की सफाई आवश्यक है? केवल बालों की सफाई, या फिर केवल त्वचा की सफाई, या फिर कपड़े और बिस्तर की सफाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दिया है, सिर के बालों के अलावा कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कपड़ों और बिस्तर की सफाई भी जरूरी होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेडिकुलोसिस के इलाज के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कपड़े, बिस्तर और अन्य व्यक्तिगत वस्त्र को पूरी तरह से साफ और कीटाणु रहित हो, ताकि जू का पुनः संक्रमण ना हो, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखना है, पेडिकुलोसिस के संक्रमण के दौरान रक्त चूसने वाले जू किस तरह के खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं? सिर में खुजली और जलन बढ़ सकती है, जी हाँ, और रक्ताल्पा का खतरा ये भी है, ठीक है। त्वचा में घाव हो सकते हैं, संक्रमण फैल सकता है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सिर में खुजली और जलन बढ़ जाती है पेडिकुलोसिस के संक्रमण के दौरान, और रक्ताल्पा का खतरा रहता है, ठीक है। रक्ताल्पता का खतरा रहता है, एनीमिया का खतरा रहता है, ठीक है। और त्वचा में घाव हो सकते हैं, संक्रमण फैल सकते हैं, ठीक है, सारे हैं। देखिए, पेडिकुलोसिस के इलाज के दौरान कौन सी विधि हाथों की सफाई सबसे अधिक है? सिर के बालों को धोने से पहले हाथों को धोना, सिर के बालों को धोने से पहले हाथों को धोना, इलाज के बाद हाथों को धोना, इलाज शुरू करने से पहले हाथों को धोना, इलाज के दौरान हाथों को धोने की आवश्यकता नहीं। ये काटो, ठीक है। सिर के बालों को धोने से पहले हाथों को धोना, जी हाँ, इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी, इलाज शुरू करने से पहले हाथों को धोना, ये इंपॉर्टेंट है। इलाज शुरू करने से पहले हाथों को धोना, उसके बाद इलाज के बाद भी हाथों को धोना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने थियरी में पढ़ा है, ठीक है। अब मेरे से मिस्टेक हो रहा है तो आपसे नहीं होना चाहिए। पेडिकुलोसिस के इलाज के दौरान जू के अंडों को नष्ट करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? सिर को गुनगुने पानी से धोना चाहिए, या फिर परजीवी नाशक को सिर में मालिश करके लगाना, एक रात छोड़ दें, यही तो करेक्ट है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब नहीं पढ़ना है। परजीवी नाशक को सिर में अच्छे से मालिश करके लगाना और एक रात के लिए छोड़ देना सबसे प्रभावी तरीका है। देखिए, कुछ हम पढ़ेंगे उत्सर्जन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो आपका सिस्टम चल रहा था, ठीक है। सिस्टम जब हम शरीर की संरचना पढ़ रहे थे, शरीर की संरचना और उसके सिस्टम, उनके कार्य प्रणाली के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने उत्सर्जन से संबंधित चीज़ें पढ़ी है, तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उत्सर्जन मानव शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया, जो शरीर के भीतर अवांछनीय और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। शरीर में संचित अपशिष्ट पदार्थों को निरंतर और नियंत्रित रूप से निकासी प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जैसे त्वचा से भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। वेस्ट चीज़ रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, त्वचा से भी उत्सर्जन होते हैं, ठीक है। यह शरीर के समान कार्यों को, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि शरीर के भीतर हानिकारक तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। उत्सर्जन में विभिन्न अंगों द्वारा किया जाता है, जिनमें मुख्यतः फेफड़े, त्वचा, मलाशय और मूत्राशय शामिल है। कौन कौन से शामिल है भैया उत्सर्जन में? फेफड़े भी, त्वचा भी। फेफड़े में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, और त्वचा से तो पसीने के माध्यम से जो भी वेस्टेड अपशिष्ट चीज़ें रहते हैं वो आता है। मलाशय से है जो आप खाते हो, ठीक है, जो खाते हो, ठीक है, जो चीज़ें रहती है वेस्टेज चीज़ें, अपशिष्ट चीज़ मलाशय के माध्यम से बाहर, और मूत्राशय से पानी पीते हो, ठीक है। पानी पीने के बाद जो भी जरूरी चीज़ें रहती है निकल के फिर यूरिन का, ठीक है, यूरिन का पास होता है, ठीक है, मूत्राशय, ठीक है, मास शामिल है। अब देखिए उत्सर्जन की प्रक्रिया, फेफड़े में हमने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और त्वचा के बारे में देखना है, त्वचा भी उत्सर्जन है की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। त्वचा के पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पसीने के माध्यम से शरीर से यूरिया, सोडियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स निकलते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए मलाशय में जो आप खाते हो, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में एकत्र होते हैं और बाद में मलत्याग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मूत्राशय ध्यान देना है, ठीक है, मूत्राशय ध्यान देना है। मूत्राशय का
शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। गुर्दे रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को छानते हैं। अपशिष्ट पदार्थ गुर्दे जो है रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में मूत्राशय में एकत्र करते हैं। जब मूत्राशय भर जाता है तो व्यक्ति को मूत्र त्याग की आवश्यकता होती है, जिससे यह पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। देखिए, कभी मूत्र को रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। कभी मूत्र के रोकना नहीं चाहिए, स्थिति कैसे भी हो, ठीक है। कभी कभी तो मूत्र को कभी रोकना नहीं चाहिए। अगर मूत्र रोकते हैं तो फिर समस्याएं हो सकती हैं उससे, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, उत्सर्जन से संबंधित समस्याएं। उत्सर्जन प्रक्रिया में यदि कोई विघ्न आता है तो यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इनमें से कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि कब्ज एक, ठीक है। कब्ज एक समान, और ये होता भी है, ठीक है। अक्सर लोगों को, आम लोगों को ये समस्याएं देखी जाती है, मैक्सिमम लोगों में। कब्ज एक समान समस्या है जिसमें मल त्यागने में कठिनाई होती है। यह तब होता है जब मलाशय में मल जमा हो जाता है और इसे बाहर निकलने में असमर्थता होती है। कब्ज की स्थिति में मल सख्त हो सकता है और दर्दनाक हो सकता है, ठीक है। देखिए, मूत्रीय, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। मूत्रीय अवधारण, ठीक है। मूत्रीय अवधारण यह तब होता है जब व्यक्ति का मूत्राशय पूर्ण रूप से खाली नहीं हो पाता है। यह स्थिति मूत्राशय में मूत्र के अधिक संचय के कारण उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अधिक उत्पन्न हो सकती है, जो मूत्र त्याग में कठिनाई उत्पन्न करता है। देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे देखिए, मल और मूत्र का असंयम। मल और मूत्र का असंयम उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को मल या मूत्र त्याग की अनियंत्रित आवश्यकता होती है। यह कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि तंत्र की समस्याएं, शारीरिक विकार या मानसिक तनाव। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब देखिए, दस्त, डायरिया। दस्त की समस्या तब उत्पन्न होती है जब मल अत्यधिक पानीदार होता है, ठीक है, और शरीर से बार बार बाहर निकलता है। यह आंतों में संक्रमण, आहार संबंधी समस्याओं या अन्य विकारों का परिणाम हो सकता है। देखिए, उदरवायु क्या है भैया? उदरवायु तब होती है जब पेट में गैसें अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति का पेट में सूजन और असुविधा महसूस होती है। यह आमतौर पर अस्वस्थकर आहार, ठीक है, अस्वस्थ आहार और पाचन संबंधी समस्याओं के कारण होता है। क्लियर? देखिए, एनीमा भी इंपॉर्टेंट है। अब एनीमा के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनीमा एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मलाशय में तरल पदार्थ घोल डाला जाता है ताकि मल त्याग की प्रक्रिया को उत्तेजित किया जा सके। यह स्थिति जैसे कब्ज या अन्य आंतों की समस्याओं में राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, अगर आप ड्यूटी किए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा एनीमिया के बारे में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? कठोर मल पदार्थ को नरम करने हेतु, ठीक है, जैसे आइलैंड एनीमा आते हैं, ठीक है, और औषधियाँ देनी होती है, जैसे कि सामक या शांतिदायक एनीमा होता है, ठीक है। और क्या उद्देश्य होता है इसका? मल त्याग को प्रोत्साहित करना एवं कब्ज उपचार करना, जैसे कि साधारण दस्तावेज जुलाब, ठीक है। ये सारी उद्देश्य से एनीमा प्रक्रिया किया जाता है एनीमा का, ठीक है। अब देखिए, एनीमा के प्रकार हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया है। सावरोधक एनीमा, शीतल एनीमा, ठीक है। इसका यूज आप देखना, ठीक है। सावरोधक एनीमा क्यों दिया जाता है? यह एनीमा श्लेष्म को सुखाता है और रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। क्या करने में? रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से प्रदाह और सूजन को कम करने में, ब्लीडिंग और स्वेलिंग को कम करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। अब देखिए, शीतल एनीमा या गर्मी और बुखार में शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। शीतल एनीमा, इसका नाम ही है कूलिंग एनीमा। यह शरीर को ठंडा और तापमान को संतुलित रखता है, ठीक है। देखिए, उद्दीपक स्टिमुलेटिंग, इसका क्या काम है भैया? यह एनीमा शॉक और अवपात के दौरान शरीर को उत्तेजित करने के लिए, इसका नाम ही है ना स्टिमुलेटिंग, उत्तेजित हार्मोन। आपने पढ़ा है ना, ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो उत्तेजित करने के लिए दिया जाता है। शरीर को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है और शारीरिक कार्यों को समान करता है, ठीक है। तो ये सारे एनीमा के प्रकार हैं, कभी कोई ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। बताइए, समक एनीमा, ठीक है। यह अभी हमने आपको ऊपर बता ही दिया कि यह औषधि देने के काम में आता है, जिसे निद्राजनक प्रभाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग मानसिक शांति और आराम के लिए किया जाता है। देखिए, संवेदनहारी एनीमा, ठीक है। यह एनीमा निषेचना उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है, जिससे व्यक्ति को शारीरिक दर्द या असुविधा का एहसास नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे एक और है, प्राशमक एनीमा। अब देखिए, इसका नाम ही प्रशामक है, ठीक है। इसका नाम ही क्या है भैया? प्रशामक है, ठीक है। सूथिंग एनीमा, इसका यह दस्त या आंतों में जलन, नाम ही ना प्रशामक, तो जलन को शांत करने के लिए दिया जाता है। श्लेष्म झिल्ली की सूजन को भी कम करता है और आंतों को शांत रखता है, ठीक है। पोषक एनीमा इंपॉर्टेंट है। पोषक एनीमा भी जरूरी है। शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए दिया जाता है, जिसमें विटामिन, खनिज और अन्य आवश्यक पदार्थ शामिल हो सकते हैं, जिन्हें कोलन द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। ये सभी एनीमा के प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, एनीमा लगाते समय क्या, कभी कोई एग्जाम में से ही प्रश्न बन जाएगा कि एनीमा के लगाते समय एनस में कितना अंदर प्रेस करते हैं एनीमा नली को। देखिए, एनीमा देते समय सबसे पहले क्या वो कहते हैं, मरीज, ठीक है, या किसी पेशेंट को आप दे रहे हो एनीमा, तो उसको सबसे पहले क्या बोलेंगे कि भैया गहरी सांस
आप एक गहरी सांस लो, ठीक है। गहरी सांस लेने के बाद फिर बोलते हो धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सांस छोड़ना है। तो जो नली है, ठीक है, नीमा नली जो आप एनस में डालना है, ठीक है, तो उसको कितना सेंटीमीटर पूछता है, तो 8 से लेकर, ठीक है, 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर अंदर प्रवेश करवाना होता है, ठीक है। 8 से 10 सेंटीमीटर प्रवेश करवाना होता है, ठीक है। अब देखिए इसकी हाइट कभी कोई पूछ लेता है ना, कभी कभी हाइट पूछ लेता है। तो जो कैन रहता है, ठीक है, कैन रहता है मल द्वार से लगभग 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखना चाहिए। एनीमा कैन जो होता है, ठीक है, जो कैन रहता है, ठीक है, जो कैन रहता है, ठीक है, जो मल द्वार है, ठीक है, जो मल द्वार है इससे इससे 45 सेंटीमीटर, मल द्वार से 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखना होता है। क्लियर। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दे रहा हूँ, प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। जैसे घोल प्रवेश कराते समय मरीज को क्या बोलते हैं कि भैया हाँफने, जैसे हाँफते नहीं है वैसे सांस लो, आप हाँफने के जैसे सांस लेते हो, ठीक है। अब यदि मरीज की मल त्याग करने की इच्छा हो, जैसे कि एनीमा आपने दिया, मरीज को बीच में ही मरीज को मल त्याग करने की इच्छा हो गई, ठीक है, या पेट मरोड़ उठा, तो आप एनीमा के कैन में घोल का स्तर ऊपर उठने लगे तो घोल के प्रवेश कराना कुछ समय के लिए रोक दें, ठीक है। यानी कि आप देते रहो। स्तर से भी पता चले जो कैन है, ठीक है, जो कैन है, ठीक है, इसके घोल का स्तर ऊपर उठने लगता है तो आप समझ जाना कि मरीज को अब मल त्यागने की इच्छा हो रही है, तो आपको उस समय रोक देना है। अगर मल त्यागने की इच्छा हो रही है तो रोक देना है, नीमा नहीं देना है। तो लगभग 500 से 1000 मिली घोल के प्रविष्ट होने तक प्रक्रिया जारी रखें। यदि मरीज को कष्ट हो रहा है तो भी प्रक्रिया को रोक देना होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट है जो अभी देखिए डिटेल में ज़्यादा जरूरत नहीं है, डॉक्टरी नहीं करवानी है आपको, जो आपके काम की चीज़ें हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैं लिखा नहीं हूँ, बाकी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे एमसीक्यू हम बना लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू बना लेते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है, उत्सर्जन के प्रमुख अंगों में से कौन सा अंग अवशिष्ट गैसों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो त्वचा है, फेफड़ा है, मूत्राशय है, मलाशय है। अरे नहीं, क्या पूछा, उत्सर्जन के प्रमुख अंगों में से कौन सा अंग अवशिष्ट गैसों का पूछा है, ध्यान देना है, अवशिष्ट गैसों का, ठीक है, अवशिष्ट गैसों का। मैंने अंग समझ लिया था, कौन से उत्सर्जन अंग है ये मैंने समझ लिया था, नहीं यहाँ पे पूछा है अवशिष्ट गैसों का तो भैया फेफड़ा, फेफड़ा ये ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़े शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसे गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। यह पदार्थ रक्त फेफड़ों तक पहुंचाते हैं और श्वास के साथ बाहर निकलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग शरीर से पसीने के रूप में अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालता है। अवांछनीय पदार्थों का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकालता है त्वचा, ध्यान देना है। त्वचा शरीर से पसीने के रूप में यूरिया, सोडियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालती हैं। यह एक स्वाभाविक उत्सर्जन प्रक्रिया जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। वहीं पे अगर आपने त्वचा को सही तरीके से साफ नहीं किया, ठीक है, त्वचा के जो रोम है, ठीक है, ये रोम है त्वचा के शरीर पे त्वचा पे जो रोम है, ठीक है, बहुत प्रकार के रोम है, ठीक है, और इन्हीं रोम की वजह से त्वचा में आपके छिद्र होते हैं। अगर आपने इनको साफ नहीं किया, त्वचा शरीर की त्वचा को सफाई नहीं किया तो बाहर से जो पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल हैं ये शरीर पे आके जम जाएंगे, जिससे आपके ये छिद्र ढक जाते हैं, ठीक है। अब ये छिद्र ढक जाएंगे तो भैया क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये बाहर नहीं निकल पाएंगे और उत्सर्जन प्रक्रिया जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कब्ज की समस्या तब उत्पन्न होती है जब मलाशय में किस प्रकार का पदार्थ जमा हो जाता है। तो मल के सख्त का, ठीक है, मल के सख्त का इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। देखिए मूत्राशय का कैथेटरीकरण किस स्थिति में किया जाता है। मूत्राशय में कैथेटर कब लगाते हैं, जब व्यक्ति को पसीने से अधिकता होती है, ये तो गलत है भैया। जब मूत्राशय में मूत्र की मात्रा बहुत अधिक हो, जब मल त्याग की प्रक्रिया में कठिनाई, मल से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एनीमा लगाते हैं। यहाँ पे मल त्याग की प्रक्रिया में करना है तो एनीमा देते हैं। जब शरीर में गैसों का संचार अधिक हो, इससे भी नहीं, ये आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब मूत्राशय में मूत्र की मात्रा अधिक हो तब कैथेटर लगाते हैं, ठीक है, मूत्राशय कैथेटर। अब देखिए मूत्राशय का कैथेटर तब किया जाता है, ठीक है, जब मूत्राशय में मूत्र जमा हो जाता है और मूत्र त्याग में कठिनाई होती है। यह प्रक्रिया मूत्र को बाहर निकालने के लिए की जाती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा एनीमा श्लेष्मा को सुखाने और रक्तस्राव को रोकने के लिए दिया जाता है। क्या पूछा है, कौन सा एनीमा है जो श्लेष्मा को, ध्यान दीजिए, कौन सा पता लगाओ आप, कौन सा एनीमा है जो श्लेष्मा को सुखाने और रक्तस्राव को रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है। रक्तस्राव ऊपर हमने पढ़ा है, कौन सा है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सावरोधक एनीमा, ठीक है। ऊपर हमने भी थियरी में बताया है सावरोधक एनीमा, ठीक है। सावरोधक एनीमा श्लेष्मा को सुखाने और रक्तस्राव को रोकने के लिए दिया जाता है। यह प्रदाह को कम करने में भी सहायक होता है। क्लियर। शीतल एनीमिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। शीतल क्या करता है भैया, शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा एनीमा शारीरिक आराम देने और निद्राजनक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमने आपको बताया था ना, कौन सा एनीमा है जो शरीर को आराम देने निद्राजनक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए समक एनीमा। ठीक है, समक एनीमा को निद्राजनक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। इसका उपयोग शरीर की शांति और आरामदायक प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखना है, मलाशय में प्रवास करने के लिए एनीमा कैन का तापमान किस सीमा में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 से 35 सेंटीग्रेड। ठीक है, एनीमा का घोल शरीर में प्रवेश कराने से पहले इसका तापमान 30 से 35 सेंटीग्रेड बीच होना चाहिए, 30 से 35 सेंटीग्रेड के बीच। एनीमा के दौरान नली के, देखिए नली को एक जेली लगाते हैं, जेली जैसा होता है, उसको लगाने की हुई प्रक्रिया को स्निग्धीकरण बोलते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, घर्षण को कम करना होता है। ठीक है, घर्षण को कम करना होता है ताकि मरीज के एनस में कोई दर्द ज़्यादा ना हो। ठीक है, घर्षण को कम करना चिकनाई के लिए। ठीक है, नली के स्निग्धीकृत करने का उद्देश्य, ठीक है, नली को स्निग्धीकरण करने का उद्देश्य यह है कि प्रवेश के दौरान घर्षण कम हो, जिससे मलाशय के ऊतकों को कोई नुकसान ना हो और एनीमा, ठीक है, प्रक्रिया सरल हो। ये सारे प्रश्न हैं। देखिए, शरीर में अत्यधिक गैसों को संचार को क्या कहा जाता है, बताइए, उदरवायु। ठीक है, अत्यधिक गैसों को संचार को उदरवायु कहा जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में कौन सी एनीमा दस्त की समस्या को नियंत्रित करने और आंतों की जलन मैंने क्या बोला था, जलन की जब बात आए तो आपको यही बताना है कि प्रशामक, ठीक है, एनीमा होता है। प्रश्न नंबर 13 देखना है, प्रश्न नंबर 13 देखना है, प्रश्न नंबर 13 पूछा है, मूत्राशय में कैथेटर डालने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, मूत्राशय को खाली करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, मैं पढ़ूंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, जब एनीमा की प्रक्रिया के दौरान मरीज को असुविधा महसूस होती है तो क्या करना चाहिए, एनीमा की प्रक्रिया को जारी रखें, नहीं भैया, मरीज को आराम देने के लिए रुकें, नहीं, एनीमा कैन को बदलें, नहीं, अधिक द्रव डालें, नहीं। तो बताइए कौन सा है, इनमें से कौन सा है। जब एनीमा की प्रक्रिया के दौरान मरीज को असुविधा महसूस हो तो मरीज को आराम देने के लिए रुकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मरीज को आराम देने के लिए रुकें। आप पढ़ सकते हो व्याख्या। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, एनीमा प्रक्रिया के बाद मलाशय नली को बाहर निकालने के बाद क्या किया जाता है, क्या करेंगे, उसे धोकर फिर से इस्तेमाल करेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा, उसे कागज़ के थैले में डालकर नष्ट कर लिया चाहिए। हाँ जी, ये तो सही है। उससे मुंह से निकाल कर, अरे भैया मुंह से नहीं डालना, मुंह से निकाल कर साफ क्यों करेंगे भैया, ऑप्शन भी अजीब आ गया, इससे पुनः उपयोग के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसको कागज़ में डालकर फेंक देना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या, शरीर को अधिकतम क्रियामान करना। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बहुत जल्दी से हम पढ़ लेंगे 10 मिनट के अंदर ये सब कुछ। मानव शरीर को कार्यक्षम और स्वस्थ बनाए रखने के लिए उसकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। शरीर के प्रत्येक अंग और तंत्र को संतुलित और अच्छा कार्य करने के लिए विश्राम, निद्रा, व्यायाम, सही पोषण और मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली में इन सभी कारकों को समावेश होता है। मानव शरीर की प्रमुख जरूरतों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। भैया विश्राम की जरूरत होती है, मानव शरीर को निद्रा की भी जरूरत होती है, व्यायाम की भी जरूरत होती है, मनोरंजन की भी जरूरत होती है और संस्कृति की ज़रूरत होती है, पोषण की ज़रूरत होती है। देखिए मास्लो के सिद्धांत आपको ज़रूरी है। मास्लो ने क्या बताया था, मास्लो के सिद्धांत क्या है, मास्लो के सिद्धांत के अनुसार मानव की आवश्यकताएं 5 श्रेणियों में विभाजित की गई है, जिन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक भलाई के लिए पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और ये कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला क्या है, इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, ध्येय, ठीक है, मग्नता, ठीक है, और प्यार और स्नेह, यहाँ से प्रश्न बना था। ठीक है, सुरक्षा की ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें, ये प्रश्न बना था। दोस्ती ऐसे बना था, दोस्ती और प्यार ऐसे करके बना था प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, मास्लो के सिद्धांत को आपको ध्यान देना है। उन्होंने 5 प्रकार से बताया था, पाँचों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ध्येय, मग्नता, प्यार और स्नेह, सुरक्षा की ज़रूरतें, शारीरिक ज़रूरतें। ठीक है, मास्लो के हायरार्की, ठीक है, मास्लो के हायरार्की के अनुसार इन सभी ज़रूरतों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करना व्यक्ति की मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, शारीरिक ज़रूरतें में क्या, जैसे विश्राम एवं निद्रा, स्वास्थ्य की सुरक्षा और शारीरिक उचित कार्य हेतु विश्राम और निद्रा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दिन भर की कार्य कुशलता के बाद शरीर को आराम की आवश्यकता होती है ताकि वह खुद को पुनः ऊर्जा भर सके, और विश्राम का अर्थ शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से थकान और तनाव से मुक्त दिलाना। ठीक है, निद्रा से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययन में बताते हैं कि पर्याप्त नींद न केवल शरीर को ताजगी प्रदान करती है, बल्कि यह शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत, ताजगी नहीं, या आपके अंगों की मरम्मत, अगर आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं तो यह शरीर के विभिन्न अंगों की मरम्मत, ऊर्जा का संचय और मानसिक स्थिति को भी सुधारती है। निद्रा के दौरान शरीर की कोशिकाएं पुनः उत्पन्न होती हैं और मस्तिष्क स्वयं को ताजगी भरने के लिए एक प्रकार से रिकवर करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, हालांकि हम लोग
आगे पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को लेकर। शिशु को 12 से 14 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। स्कूली बच्चों को 9 से 10 घंटे की ज़रूरत होती है और एडल्ट को भैया 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अनिद्रा, अगर अनिद्रा भैया आप लोग भी कभी-कभी आप लोगों को भी बोलते हो ना पूरी रात नींद ही नहीं आई, तो अनिद्रा एक समान समस्या बन चुकी है जिसे सोने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपनी जीवन शैली और खान-पान पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें से व्यायाम हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज हो गया और नेक्स्ट हो गया क्या भैया, तो ये सब कुछ आप पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, मनोरंजन में भी देख लेना क्या है, ठीक है। पोषण, अब देखिए एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप समझ लो थोड़ा। देखिए पहला एमसीक्यू है, मानव शरीर को स्वस्थ और कार्यक्षम बनाए रखने के लिए किस तरह के उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास केवल व्यायाम या फिर केवल पोषण, सी है कि निद्रा, विश्राम, व्यायाम और पोषण का संयोजन। तो यही तो करेक्ट होगा भैया। हमने बोला केवल गलत, केवल गलत, जो जिसमें केवल है वो गलत होगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे व्याख्या दिया है, अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है, व्याख्या अच्छे से पढ़ लेना। दूसरा प्रश्न क्या है, मास्लो के हायरार्की सिद्धांत में स्वाभिमान की आवश्यकता को किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है कि पहला, स्वाभिमान केवल शारीरिक विकास में सहायक है, स्वाभिमान मानसिक शांति और आत्मविश्वास में विकास में सहायक है, स्वाभिमान केवल सामाजिक संबंधों में सुधार लाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वाभिमान मानसिक शांति और आत्मविश्वास के विकास में सहायक होता है। मास्लो के हायरार्की स्वाभिमान, या पढ़ लेना व्याख्या, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखना है, विश्राम और निद्रा का शारीरिक पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और क्यों। ये आप थियरी पढ़ें तो आराम से कर लोगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्राम और निद्रा शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने और शारीरिक ठीक है और शारीरिक ऊर्जा स्तर को बनाए रखता है और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। अब देखिए व्याख्या पढ़ सकते हो, विश्राम और निद्रा दोनों शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से ताजगी और शांति प्रदान करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखना है, प्रश्न नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यायाम करने से शरीर में किस प्रकार की बदलाव आते हैं और ये बदलाव किस प्रकार से शरीर को कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, व्यायाम से रक्त परिसंचरण, शोषण क्षमता, ठीक है, हृदय की ताकत में वृद्धि होती है और जिससे शरीर की कार्य क्षमता में सुधार होता है। व्याख्या आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न मैं भेज दूंगा, बाकी आप नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले दो। प्रश्न है, ऑप्शन से उत्तर है, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा। अच्छे प्रश्न है भैया, अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपने देखा नहीं होगा। मानव शरीर, हालांकि मैं इच्छा तो हो रही है कि और मैं पढ़ाऊँ समझाऊँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि भैया थोड़े से के लिए मैं अगला वीडियो लाऊँ, इसका अगला पार्ट लाऊँ, इसलिए एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन प्रश्न बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया है भैया, बहुत ही बढ़िया है। मानव शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही विश्राम और निद्रा की कितनी आवश्यक और सही शरीर के किसका देख रहे हैं, कितना लाजवाब लजीज प्रश्न है यार, लजीज प्रश्न है, आप बोल सकते हो वाह। ये देखिए ऑप्शन दिया है, ठीक है, और इसका आंसर है, मज़ा आ गया, अच्छा प्रश्न है, अच्छा कंटेंट है। ये देखिए शरीर और मानसिक, 12 नंबर देखिए, शरीर और मानसिक तनाव, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, अच्छे एग्जाम में बनते हैं यार, आपके एनएम की तो बात छोड़ दीजिए। शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने के लिए किस प्रकार की आदतें और गतिविधियाँ कारगर साबित हो सकती हैं। वाह भैया वाह, देखिए ऑप्शन भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। एक ही आंसर, उत्तर एक ही है, लेकिन ऑप्शन प्रश्न देखिए घुमा के कैसे पूछा है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न देखिए, सभी का आंसर एक ही है लगभग, लेकिन घुमा के प्रश्न कैसे पूछा है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव शरीर के लिए सही आहार, पोषण और सामाजिक गतिविधियों का संयोजन क्यों आवश्यक है और यह किस प्रकार की कार्य क्षमता प्रभावित करता है। वाह भैया वाह, मजा आ गया, प्रश्न देख के हम खुश हो गए यार। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। ये ऑप्शन है, ऑप्शन भी छोटे नहीं है कि नहीं, एक लाइन दो लाइन के ऑप्शन नहीं है, दो तीन तीन लाइन के ऑप्शन भी है, मतलब एक कंक्लूजन के आधार पे, एजम्पशन के आधार पे ये प्रश्न बन गया है। बढ़िया प्रश्न है। देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, स्वस्थ जीवन शैली और अच्छी आदतों में को अपनाने के बाद व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की सुधार हो सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है ये प्रश्न, देखिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्या है, आईएमपी है, ठीक है। अब देखिए ये सारे यहाँ पे उत्तर दिया है, तो 15 प्रश्न है भैया। ये जो 15 लास्ट के 15 प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है। और भी लिखो या ना लिखो, इस प्रश्न को लिखना है अच्छे से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। अगर ये पढ़ ले, बोला था अब, और वीडियो के थंबनेल में भी लगा है कि विथ प्रूफ 3 नंबर पक्के, ठीक है, 3 नंबर पक्के। अब आप खुद करोगे, आप खुद आंसर बताओगे बहुत ही आसानी से। ये आपका पेपर है, किसका पेपर है आपको दिखाई दे रहा है, ये 92/12 भर्ती, ठीक है, यूपी SSS महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पेपर है,
जो निकल के आई थी 9212 भर्ती थी, उसी का पेपर है, ठीक है, उसी का पेपर है। अब आपने जो थियरी पढ़ा इतना, ठीक है, 2 घंटे का लगभग 1 घंटा 45-46 मिनट का 40 मिनट का आपने पढ़ा थियरी। अब आप बनाओ, प्रश्न बनाओ, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बनाओगे कि सर मज़ा आ गया पढ़ के, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छे से बना लोगे। डीप में आता ही नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्ज़ाम में आए ना, ऐसा हो भी नहीं सकता है। डीप में मैं जाता भी नहीं हूँ। पहला 6 नंबर पे देखिए, आसान प्रश्न है, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? अब बताओ। मैंने थियरी में अच्छे से बता रखा है कि 4 से 6 घंटे, एक जगह नहीं 2-2 जगह थियरी में ये चीज़ बता के रखा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट है, 4 घंटे में, ठीक है। सैनिटरी पैड बदलने की ज़रूरत होती है 4 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1 नंबर तो हो गया ना? पक्का हो गया कि नहीं हो गया? 1 नंबर हो गया सर, आप यही बोलोगे। अब देखिए 71 नंबर वाला प्रश्न देखना है यहाँ पे। 71 प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया? 71 का प्रश्न क्या है भैया? अनुचित त्वचा का स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा संक्रमण हो जाता है? अब बताओ। बेड बाथ, जब मैं बेड बाथ टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही बता दिया कि बेड बाथ या फिर स्नान, मैंने बताया था स्नान आप कर रहे हो तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? त्वचा को साफ करना। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि भैया आपकी त्वचा पे डस्टेड चीज़ें हो जाते हैं। देखिए ऑप्शंस पढ़िए यार, ऑप्शंस पढ़िए, फिर आप बोलोगे कि मज़ा आ गया सर, आपने पहले ही बता दिया था। जो चीज़ बताया था वही यहाँ पे लिख के आया है, ठीक है। क्या बताया था भैया? त्वचा के बालों का टूटना, इससे क्या, त्वचा के बालों को टूटने से त्वचा संक्रमण हो सकता है क्या? जिसमें त्वचा में संक्रमण हो जाता है। त्वचा के बालों से संक्रमण होगा क्या? ये तो नहीं होगा। त्वचा का सूखना, इससे भी संक्रमण होगा क्या? नहीं। ठीक है, त्वचा का फटना, इससे भी संक्रमण नहीं होगा। भैया ये वाला देखिए, पसीने की ग्रंथियों के छिद्र का बंद या फिर जाम होना। अगर ये पसीने की छिद्रों का बंद या फिर जाम हो जाना, जिससे शरीर के वेस्टेड चीज़ पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वही इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या? अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत थी क्या? आप खुद बना रहे हो ना कि सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। सारे के सारे प्रश्न मैंने बोला था 4 नंबर पक्के, 3 नंबर पक्के, तो 3 नंबर, 2 नंबर हो गया, एक ऊपर दिखाया है कि ये 2 नंबर। देखिए 70 नंबर प्रश्न, देखिए 70 नंबर का देखिए, मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? ठीक है, जितना हो सके मूत्र को रोकें, या फिर प्राइवेट पार्ट को ना धोएं, या फिर जघन बाल नहीं हटाना चाहिए। ये सभी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें, ठीक है, नहीं तो जो मूत्र पथ है इनमें इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। ये भी तो मैंने बताया था, ये भी तो पढ़ाया था ना। अब बताओ, ठीक है, जहाँ वो कैथेडर की प्रक्रिया हो रही थी, जब आप कैथेडर का प्रोसेस कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कैथेडर किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बताया था। ये हो गया। और देखिए 3 नंबर तो हो गए ना, 3 नंबर हो गए कि नहीं हो गए? अब आप बोलोगे कि सर 3 नंबर तो हो गए। अब एक और प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 4 नंबर, ये 1 नंबर और ये देखिए यहाँ पे सामने, एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? अब बताओ, कितना आसान प्रश्न है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करके बताना है। आपको बताना क्या है? सर 4th का, ऐसे लिखना है 4th का राइट आंसर। ए होगा तो ए बताना, बी होगा तो बी बताना, सी होगा तो सी बताना, ठीक है। मैं 1-2 ऑप्शन काट भी सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने, या आप काट दो, ठीक है, बी काट दो, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करना नहीं होता है, ठीक है। अब आप बताओ, व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? आप एनम हो तो आपको व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? आप बताना, ठीक है, बताना कमेंट करके। तो गाइस आपने देखा यूपी ट्रिपल एस एन एम 5272 भर्ती क्लास को लेकर मैंने बोला था प्रूफ के साथ, ठीक है, प्रूफ के साथ मैंने दिखा भी दिया। आपने थियरी पढ़ा और विथ प्रूफ के साथ 3 नंबर आपने अपने पक्के कर लिए। ये नहीं है कि आप यही पेपर में पक्के कर रहे हो, भारत के किसी राज्य का पेपर, अगर भारत के किसी राज्य का एनम का पेपर उठा के देखो, आसानी से अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, हाइजीन ऑफ द बॉडी, अब तो आप पढ़े हो, अब तो सिलेक्शन कर सकते हो ना, सिलेक्शन तो कर सकते हो कि कौन सा प्रश्न किस टॉपिक का है, ठीक है। 18 नंबर, 18 की वीडियो में मैंने 14 टॉपिक कवर कर दिया है, बहुत ही, देखिए इतना इतना अच्छे से अगर अगर कोई पढ़ाया होगा, ठीक है, आप चाहे बैच ज्वाइन किए होंगे या बैच कभी पढ़े होंगे किसी से, अगर उन्होंने 18 वीडियो में
14 टॉपिक कवर कर दिए होंगे तो मुझे बताना। यूट्यूब इतिहास का सबसे पहला चैनल यही होगा जो कम वीडियो में सारे टॉपिक आपको कवर कर दे डिटेल में। भैया एक एक क्लास हमारी 2-2 घंटे की हो जा रही है, ठीक है। 2-2 घंटे की क्लास अगर और कोई करवाता है तो मैराथन लिख देता है, मैराथन के नाम पे ही लाइक ले लेता है कि आप लोगों के लिए महामैराथन। लेकिन हमारा भैया लेक्चर ही रहता है, 1 घंटा 2 घंटा लगातार ये लेक्चर ही रहता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अब इस मेहनत को, इस कंटेंट को वैल्यू देंगे, लाइक करके बताएंगे। लाइक करने से मैं देखिए और वीडियो में नहीं बोलता हूँ भैया, मैंने भर्ती के लिए इतना ट्विटर कैंपेन, इतना ये सारा कुछ किया, ज्ञापन दिया, और भी चीज़ें किया, वहाँ पे लाइक नहीं मांगा था, ठीक है। वहाँ पे आप भर्ती निकलवाने के लिए जो भी सारे वीडियो बनाया था उन किसी पे वीडियो पे ना तो मैंने शेयर के लिए बोला था ना लाइक। क्यों? क्योंकि देखिए ये पढ़ाने का वाली बात है, वो जानकारी देने वाली बात थी, ये पढ़ाने वाली बात है। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं सही पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, आपके लाइक कमेंट से पता चलता है। अगर ज़रूरी नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं सर क्लास अच्छी नहीं लगी, आपने क्लास कंटेंट सही नहीं दिया, ये भी कमेंट कर सकते हो। मैं नहीं बोला हूँ कि ज़बरदस्ती आप नहीं सही है तब भी आप कमेंट करो। जो भी चीज़ें हैं सुझाव आप दें, फीडबैक ज़रूर दें कि भैया अच्छी है कि नहीं अच्छी है। बाकी मेरे स्तर से पूरा प्रयास किया है हमने कि एक पॉइंट आपका ना छोड़ पाए, एक एक पॉइंट मैंने कवर किया है, कोई सा भी चीज़ ना छूट पाए आपसे। तो आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से दिया होगा, ये तो मैं श्योर हूँ कि भैया आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर आप बना लोगे। बाकी आपको क्या लगता है वो आप फीडबैक के माध्यम से कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है। लाइक के साथ कमेंट बता दिया करें, मुझे आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब आप चीज़ों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 38 टॉपिक से 14 टॉपिक कंप्लीट। अब हम मिलेंगे 15 नंबर वाले टॉपिक से, वो भी इम्पोर्टेंट होगा और हो सकता है वो भी एक ही वीडियो में ख़त्म कर दें। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर डेली वीडियो अपलोड। अरे भैया जो वीडियो मैं डेली दूंगा, ठीक है, एक ही वीडियो में वो सारा कुछ मैं बता देता हूँ। 3 दिन बाद 4 दिन बाद आता है वीडियो, तो कंटेंट बनाने में समय लेता हूँ। ये नहीं कि जो मर्जी में आए वो चीज़ बता दूँ। कंटेंट को बनाता हूँ, विभिन्न प्रकार की भर्तियों का पेपर उठा के समावेश कर देता हूँ ताकि एक भी चीज़ आपसे ना छूट पाए, ठीक है। एज आ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच के थियरी को क्रिएट करता हूँ, ना कि एज अ स्टूडेंट, एज अ एग्जामिनर के रूप में कि भैया ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कंटेंट बनाने में समय लग जाता है। तो इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। आपके एग्ज़ाम आने से पहले मैं 3 बार सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, देख लेना आप, ठीक है। तो चिंता ना करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।